शुक्रवार के रिकॉर्ड हाई के बाद भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, जहां पहली बार आपने किए 22,000 के दर्शन, 22,000 के पार निफ्टी निकला भी, टिका भी और आखिरी 1.5 घंटे में भी कुछ और कमाल करने की है तैयारी। यहाँ एक्शन भरपूर है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली अनिल जी, वेलकम टू द स्टूडियो। आई थिंक अब तक की लॉन्गेस्ट ऑफिस जर्नी जो आपने ली होगी, टाइम वाइज और डिस्टेंस वाइज। टाइम वाइज तो खैर यही होगी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल दीप। मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब मैं भूलना चाहता हूँ। बिल्कुल दोबारा कभी नहीं एक्सपीरियंस करना। सीरियसली, मतलब अगर आदमी सुबह शाम को 4 बजे से एयरपोर्ट पे हो और सुबह 8 सवा 8 बजे फ्लाइट मिले और फिर आप देख लीजिए, मतलब 16 घंटे मतलब और मतलब कोई न ढंग ढंग से बैठने की जगह है, न कोई पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपको टाइम से पता चल जाए तो आप प्लान भी कर लो कि रुकना है, जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। खाने पीने का कुछ बंदोबस्त, स्टॉल्स में खाना वाना खत्म, ये वो बड़ा बुरा हाल। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मैं कोझिकोड में था वहीं थी। ये पिछले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट सब जगह हो रही है, अक्रॉस इंडिया है। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई फोग की वजह से, स्मोक की वजह से, डेफिनेटली एक वो बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है नॉर्थ इंडिया में। और सारे पायलट शायद फोग की कंडीशन में फ्लाई करने में माहिर नहीं होते हैं, वहाँ दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली दिक्कतें होती है। नेचर आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में जिसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप समय से बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस फ्लाइट से आने वाला था वो फ्लाइट मुंबई से कोझिकोड आने वाली थी, कालीकट, वो वापस रिटर्न होनी थी। मुंबई से उसको उड़ने का टाइम था 4:30 बजे। अब अगर 8 बजे भी वहाँ का स्टाफ ये नहीं बताता कि ये फ्लाइट अभी दिल्ली से, मुंबई से चली नहीं है, ये तो आपको पता है ना। और आजकल तो फ्लाइट ट्रैकर से लोग भी देख लेते हैं कि अभी तक नहीं चली है। उतना बताने में क्या है, आदमी कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो होना कि भाई क्या होगा क्या नहीं। तो ये दूसरा है कि जैसे मैं कई बार बताऊँ कि अपने एक्सचेंजेस ने जिसके लिए जैसे सेवी ने कैसे सिस्टम बनाया, टेक्निकल ग्लिच आ गई तो आपको इतनी देर में बताना पड़ेगा कब ठीक होगी, कैसे होगी, कितनी बड़ी है। ये सिस्टम एयरलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दीप, वो है ना, जैसे ये सारी मॉक ड्रिल्स होती है ना सबकी, आग लग गई तो मॉक ड्रिल क्या, है ना, टेररिस्ट आ गए तो मॉक ड्रिल क्या, ये सारी। सबसे पहले हमारे माननीय विमानन मंत्री सिंधिया साहब को इन सारे एयरलाइंस वालों की मॉक ड्रिल करवाने की जरूरत है। या आपकी फ़्लाइट जब अगर डिले हो, सब्सटेंशियल डिले हो, कैंसिल हो रही हो, तो मॉक ड्रिल, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमें हमारा बोर्डिंग पास देके जाना है या लेके जाना है। सुबह यही बोर्डिंग पास चलेगा, नया होगा। आपका चेक इन लगेज आपको लेके जाना है, वहीं छोड़ के जाना है। और हर आदमी अलग ओपिनियन दे रहा है, मतलब किसी को कुछ हवा नहीं, प्रोसेस है नहीं बिल्कुल। और वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा करती है। हर कॉमन पैसेंजर समझता है कि भाई कोई भी एयरलाइन ये नहीं चाहती कि उसकी फ़्लाइट डिले हो। क्योंकि फ़्लाइट डिले होने में उनका फ्यूल ख़राब होता है, उनके स्टाफ को लंबा रुकना पड़ता है, उनको खाने पीने का, रहने का, आने जाने का, होटल का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उनके लिए खर्चा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो आपके हाथ में वो तो करिए, कम से कम ये तो बताइए कि भाई क्या डिले है, कितनी डिले है, क्यों डिले है, कब तक हुआ, या क्या पता चलेगा। और वो जब तक पैसेंजर चिल्लाए ना तब तक होता है। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेट, हमारे पास भी जो एक पैसेंजर हो तो बिल्कुल मतलब गाली गलौज तक तो पहुंच ही गए थे, मारपीट की भी तैयारी पे। हमने कहा भाई थोड़ा रुको ऐसा। बाकी तो मैंने देखा कल एक इंडिगो के पैसेंजर में वो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने फाइल। सो हम लोग उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक सेंसिटिविटी यात्रियों की परेशानियों को। और सबसे बड़ी बात ये, अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी निकल के आई थी वो ये कि लोगों को जो पिंच कर रहा है वो हवाई किराया है। मतलब आप किराया तो है ना, मतलब ऐसा ले रहे हो, आदमी है ना, दिल्ली से हैदराबाद क्या है, दिल्ली से पेरिस चला जाए, इतने किराए हैं। लेकिन उसके बाद ये सब, सो आई थिंक वो थोड़ा सा, बट एनीवे चलिए, हमने एक मुहिम भी की और हमारी मुहिम का असर भी ये दिख रहा है कि विमानन मंत्रालय जल्दी एयरलाइंस कंपनियों के साथ एक मीटिंग करके इस मामले पर दिखाया जाए। तो दोनों तरफ से मेरा कहना है, एक पैसेंजर्स को भी थोड़ी सी शांति रखने की ज़रूरत है। कोई भी एयरलाइन जानबूझ के डिले नहीं करती, यह आपका माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन एयरलाइंस की तरफ से ये होना चाहिए कि आप सही तरीके से अगर कम्युनिकेट, अब समझो अगर आप 8 बजे बोल दें कि फ़्लाइट डिले 11 बजे बोलने के बजाय कि इतना सुबह जाएगी, तो किसी को आसपास के एयरपोर्ट से जाना है, किसी और तरीके से जाना है तो वो जा सकता है, 2 घंटे बाद की कोई ट्रेन है तो ले सकता है। सो वो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे चलिए,
बट इवेंटफुल जर्नी के बाद अनिल जी हमारे साथ फाइनल स्टूडियो में है। आपके साथ नया हाई सेलिब्रेट करना है सर, मुझे सेलिब्रेट करना था, आना ही था, और मैं वो सुबह वाला नहीं मानूंगा। अब नहीं मानेंगे ना, अब नया बनना है, नया बनना चाहिए, नया बनना चाहिए। इतनी मेहनत करके आया हूँ, बिना सोया हूँ, तो मेरे लिए नया बनना चाहिए। तो मैं भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, 22,081 का हाई दीप ने बनाया, वो मेरे लिए काम का नहीं है। प्लीज मेक अ न्यू हाई, 22,081 के ऊपर बने, तब तो मैं लगूंगा हाँ मैं आया तो कुछ अच्छा हुआ है। आपके आती देखिए हाईएस्ट लेवल पर है, डेज हाई पर है, बस 10 पॉइंट ही दूर है। दैट्स इट, हो जाएगा, अभी बात करते होने की। तो 22,082 होते ही मैं सेलिब्रेट करने के मूड में आऊंगा। लेकिन अब तक का जहां तक बाजार का सवाल है दीप, एकदम परफेक्ट लाइन पर चल रहा है, और यही तेजी के मार्केट की बड़ी ताकत है। दो चीजें जो तेजी के मार्केट में दिखती है वो एकदम क्लियर कट इस मार्केट में नजर आती है। पहला, खराब खबर पर बढ़ना, चाहे आप अमेरिका देख लें चाहे हमारे बाजार देख लें। हमारे बाजार में तो खैर खराब खबर आई भी नहीं, फिर भी बढ़ गए, ठीक है ना। वो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका में डेटा जो आए महंगाई के बढ़ के आए, फिर भी बढ़ रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। मतलब जॉब्स के इतने अच्छे नहीं, फिर भी बढ़ रहा है। अच्छा है तो भी बढ़ रहा है, खराब है तो भी बढ़ रहा है। हाँ, खराब खबर भी बढ़ना है, अच्छी खबर भी बढ़ना है, ये तेजी का मार्केट पहला। और दूसरा ये कि गिरने में समय लगाए, बढ़ने में नहीं। यस, 4 दिन गिरने में, मतलब वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ अंधेरी रात 1 दिन की होती है, 4 दिन चांदनी चलती है हमारी। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे। हाँ, तो बिल्कुल मतलब एक ही रात की है वाकई में, और 4 दिन मजे, फिर एक अंधेरी रात है, फिर 4 दिन मजे। सो बढ़ने में वक्त कम लग रहा है, नुकसान की भरपाई फास्ट हो रही है, ये हो रहा है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा सवाल, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। और चाहे ये FIs हो, चाहे ये लोकल फंड हो, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पिछले 1 साल का मार्केट उठा के देखिए, या पैसे में क्या ताकत है। और जब तक है, जिस दिन नहीं होगा उस दिन हम भी कहेंगे कि लिक्विडिटी खत्म हो गई, भाई अब नहीं रहा, तब की तब देखी जाएगी। कि जब तक है तब तक आप और मैं कौन है दीप सवाल उठाने वाले कि ये नहीं ये तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है जी, ये तो मतलब ऐसा। अरे भाई चूक गए तो मान लो ना कि गलती होगी, नहीं डाला पूरा पैसा, नहीं सोच पाए कि इतना पैसा इंडिया में आएगा, मान लो गलती कर, जहाँ गलती करोगे वहीं से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन नहीं, हमने नहीं डाला इसका मतलब तो मार्केट ही गलत है। धन्य हो आप, क्या कर सकते फिर किसी का। मैं कई बार बोलता हूँ, ये मेरे फादर मुझे सिखाते थे जी, जब हम छोटे थे। और ये अभी क्या जो दिल्ली का माहौल है ना, गर्मी सर्दियों का, जिसमें 3-4 डिग्री वाले टेम्परेचर में तो आप रजाई में घुसे रहते ना, तो अब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उठना तो पड़ता ना, तो आवाज़ दे के नहीं, फिर थोड़ा हिला के, तो जो आदमी सोया हुआ है वो उठ जाता था। हाँ। जो आदमी सोने का नाटक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सोया हूं, उसको आप कैसे उठा सकते हो? छुपाने के लिए वो करेगा, है ना? वो तो एक्टिंग ऐसी करेगा कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ। जो सोया वो जग जाएगा। हाँ, ये देखो अरमान और ये दोनों मेरे पड़ोसी हैं वहाँ पे राजस्थान में। ये दोनों सेम स्टोरी है। मैं तो पापा वो रजाई हटा देते थे। सो सैड। तो वैसे वो सही करते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तो पूछो क्यों? कभी उन्होंने पानी की ग्लास मुंह पे डाली? ठंडे पानी की नहीं ना। फिर देखो, थिंक पॉजिटिव। सो पॉइंट ये कि अगर आपने मन बना ही लिया कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मार्केट जो बोल रहा है वो मेरे काम का नहीं है, तो फिर मार्केट आपको सिखा सकता है ना आप सीख सकते हैं। सो बेहतर है मार्केट की तेजी के साथ चलें। थैंक यू वेरी मच। न्यू हाई 22,084, ये अब आज का नया लाइफ। अब बधाई मान लें। चॉइस इंटरनेशनल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि नतीजों के साथ बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर फाइनल अनाउंसमेंट आ जाते हुए नजर आएगा, तो स्टॉक फोकस में। और ग्लोबल में आज USA में ट्रेडिंग हॉलीडे, तो इस पर भी रहेगा फोकस। कल के दिन की आज तो US बंद है ना? हाँ, US बंद है। US बंद है आज? किस बात में? मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे है आज। ओके, सही है बॉस। आज कोई संकेत हमें नहीं की छुट्टी होगी वहाँ, लंबा वीकेंड। ओहो, गजब, बहुत बढ़िया, नाइस। बिल्कुल सर। कल की बात करें तो निफ्टी से HDFC बैंक के आने वाले हैं नतीजे। FNO में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और फेडरल बैंक के भी कल आते हुए दिखेंगे आपको नतीजे। गोवा कार्बन पे आपको फोकस करके चलना है नतीजों के साथ। राइट्स इशू के जरिए भी फंड जुटाने पर होगा विचार। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और डोम्स इंडस्ट्री दोनों हाल ही में लिस्ट हुई थी। 50% IPO लॉक इन जो 30 डेज वाला है वो कल ओपन हो जाएगा। IPO के लिहाज से कल
इस साल की होगी पहली लिस्टिंग। ज्योति CNC ऑटोमेशन, जिसका प्राइस बैंड 315 से 331 रुपए था, इशू साइज 1000 करोड़ का था और सब्सक्रिप्शन देखे तो 38 टाइम्स ये बढ़ते हुए नजर आया था। बुधवार के दिन बात करें तो निफ्टी से एशियन पेंट और LTI माइंट्री के आएंगे नतीजे। FNO से ICICI प्रू लाइफ और OFSS के भी आने वाले हैं नतीजे। सोम डिस्टिलरीज पर फोकस करना है क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ कंपनी का नाम बदलने और फंड जुटाने पर होगा विचार, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड लक इंडिया ई मुद्रा, जहाँ पे QIP में बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर फाइनल विचार होने वाला है वेडनेसडे के दिन, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। 4 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करने वाला है, अनाउंसमेंट आएगा, जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नज़ारा टेक्नोलॉजी, DB रियल्टी और RPSG वेंचर्स, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में आने वाले हैं। मास फाइनेंशियल, जहाँ पे बोर्ड बैठक में बोनस इशू के जरिए फंड जुटाने पर होने वाला है विचार। आइनॉक्स इंडिया पर भी फोकस करके चलना है क्योंकि 50% IPO लॉक इन जो है 30 डेज का, वो बुधवार के दिन ओपन हो जाएगा। IPO के लिहाज से जो आज ओपन हुआ है मेडी एसिड हेल्थ केयर, वो बंद होते हुए दिखेगा बुधवार के दिन। एंटायर पूरा का पूरा IPO OFS है, जिसकी साइज 1170 करोड़ के आसपास की है। धामपुर शुगर मिल्स, इसकी एक्सटेड है बायबैक को लेकर 10 लाख शेयर इसमें दिए जाएंगे। टेंडर ऑफर के जरिए 300 के भाव पे इसे किया जाएगा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 मैच भी है बैंगलोर में, 7 बजे से ये शुरू होगा बुधवार के दिन, तो यहाँ भी फोकस करके चलेंगे। ग्लोबल के लिहाज से देखें तो चाइना, जहाँ पे Q4 के जो GDP के डेटा है वो आते हुए दिखेंगे। यूरोप में CPI का डेटा आने वाला है और USA में लास्ट में रिटेल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी दिसंबर के महीने का आएगा डेटा। तो डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, काफी सारा एक्शन आपके लिए होगा, बट आज शाम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले मेडी एसेट हेल्थ केयर, जिसका IPO आज खुलता हुआ दिखा है। डे 1 का अभी तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखे लगातार बदलता जा रहा है, हालांकि अभी अगर आप देखें लगभग 14-15% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है कुल, जिसमें NII का बात करें तो लगभग 11% और रिटेल की बात करें RII की वहाँ पर 23% बढ़ता हुआ दिखा है। स्पाइस जेट यहाँ पर अयोध्या के लिए चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई से सीधी उड़ान, यहाँ पर 1 फरवरी से यहाँ पर ये सीधी उड़ान जो है चालू करेंगे। फायम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी मिली है और अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो 28 फरवरी होगी। मान इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कंपनी को 400 करोड़ के लिए पाइप सप्लाई के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सफारी इंडस्ट्रीज़ 1908 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 12 लाख शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी किए जाएंगे। लगभग अगर आप देखिए वो 130 करोड़ के आसपास, जो कि अगर आप भाव देखें तो मौजूदा भाव से 1.5% के प्रीमियम पर है। टीटागढ़ यहाँ पर बात करें, इन्होंने पहला 25T बोलार्ड पुल टग वो लॉन्च किया है और ये इंडियन नेवी अपने ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल करेगी। जुबिलेंट फूड यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक बार आती हुई दिखी है कि DP यूरेशिया के लिए ऑफर की जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी तक बढ़ाने का यहाँ पे ऐलान किया है। और ब्लॉक डील्स में कहीं बात करें तो टूरिज्म फाइनेंस यहाँ पे 73 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड 42 लाख, गेल 24 लाख, विप्रो 23 लाख, पावर ग्रिड 10 लाख और सुबैक्स 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन खबरों का लेकर। कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं, नेल्को के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ 10 लाख का यहाँ पर आते हुए दिखा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई है, 74 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 83 करोड़ का आते हुए दिखा है। नेल्को पर भी रखिए नजर, स्टॉक करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बताइए, आ रहे हैं हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार, करते हैं उनका भी स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सचिन जी, आशु सर एंड सिद्धार्थ। बिल्कुल। और इनसे पहले एक नंबर और अभी जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से हो सकता है PCBL के भी नंबर्स हैं, बिल्कुल मैं भी हाईलाइट कर देता हूं। वो नंबर्स भी एक बार आपके सामने रखे जाएं। नंबर्स बहुत मजबूत नंबर्स हैं सर। एक बार मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ PCBL के नंबर। ओह माय गॉड, 4% ऊपर स्टॉक एकदम रॉकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जल्दी से नंबर लेके आइए, बहुत ही तगड़े नंबर इस क्वार्टर की EPS लगभग 11 रुपए की आती हुई दिखी है। 22% रेवेन्यू ग्रोथ है अनिल जी, 1656 करोड़ का 57 करोड़ का रेवेन्यू आया है। मुनाफा आपका 52% बढ़कर आया, बट कामकाजी तौर पर सर यहाँ पर एक्चुअल गेम चेंजर है। 71% EBITDA बढ़कर आया, 280 करोड़ का आपका EBITDA है। मार्जिन 12% से बढ़कर 17.25% के आए हैं। तो मार्जिन और ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो शानदार रहा है। कुछ समय पहले मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक रहा था और मैंने इसी रिजल्ट के दम पर रिकमेंड किया था। मैंने कहा कि इस साल इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस आएगी PCBL की बहुत तगड़ी आने वाली है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट माय गॉड बहुत बढ़िया, गजब की परफॉर्मेंस आई है। 71% 163 करोड़ से 280 करोड़ के आसपास 70% से ज़्यादा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो इससे आप समझ सकते हैं बहुत कमाल के तगड़े नंबर्स पेश किया। और दीपक अगर 11 रुपये की ईपीएस इस क्वार्टर के तो लगभग इस साल की ईपीएस आप समझ लीजिए कि करीबन 35 रुपये के आसपास अगर ये कंपनी करेगी तो मतलब अगर ये तो क्या 35 रुपये 8 के पी मल्टीपल पे हुआ, मतलब यहाँ से भी आराम से 10-12 का मल्टीपल भी हो तो 350-400 रुपये का भाव तो आराम से बन जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत सस्ता स्टॉक है और मेरे ख्याल से एक्शन में भी भरपूर है। सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी कई बार रहा है। एक बार जरा पीसीबीएल के चार्ट्स पर इन मजबूत नतीजों के बाद राय ली जाए। एक्सपर्ट कौन कौन है पहले एक बार जरा देख तो लें, फिर उसके बाद मैं उनमें से पिक एंड चूज़ करूँगा किससे ली जाए। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सचिन जी और आशीष सर और सिद्धार्थ सैनानी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कुणाल जी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाथ खड़ा किया है। कुणाल जी वेरी गुड, बताएं सर पीसीबीएल के चार्ट्स। अनिल जी आपने सवाल किया कि इन सब में से एक्सपर्ट कौन है, Oh my God. इसलिए मेरा हाथ खड़ा करना तो अनिल जी जरूरी था, इसलिए हाथ खड़ा करना पड़ा अनिल जी। Okay. और अनिल जी आपको सकुशल वापस लौटते हुए देखकर अनिल जी जो प्रसन्नता मुझे और राकेश जी को हो रही है, हाँ। अनिल जी हम पर यहाँ दबाव बन रहा था कि आपको हम लोग दोनों जाकर के कोची से लिवा लाएं। हाँ। कई सारे लोगों का फोन आया कि अनिल जी वहाँ फंसे हुए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कोची लेकर आओ। हाँ। तो हमने 2-3 दिन वहां ठहरने का भी प्रोग्राम बना लिया था, पूरी योजना थी, लेकिन फिर आप आ गए हैं। हाँ। तो अनिल जी तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सकुशल लौट आए। नहीं, आप तो खाली एक दिन का प्रोग्राम बनाओ, 2-3 दिन तो अपने आप हो जाएंगे। आजकल जिस हिसाब से फ्लाइट आ रही जा रही है, एक दिन का प्रोग्राम तो 3 दिन अपने आप एक्सटेंड हो जाता है। और वैसे आपकी जो ये नोबल थॉट है कि मुझे जाके कोची से जाके लाए, ये मतलब इतना दिल को छूने वाली है कि आदमी को वहाँ ढूंढो जहाँ आदमी मिले ही ना। आदमी गया कालीकट है, ढूंढने की कोची में है। ऐसे हमारे शूरवीर, ओ भाई साहब गजब है। आपको प्रणाम है भाई साहब, आप यही थी। अच्छा अब मैं आ गया, नहीं तो पता चला अभी तक तो एक ही घुमा था, 3 जने घूम गए। कुणाल जी, राकेश जी भी मेरे साथ गायब। जी सर बताएं पीसीबीएल के चार्ट्स। मैंने तो बंसल जी को कहा भी था। जी 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 अनिल जी मैंने तो बंसल जी को कहा भी था कि अनिल जी कोझिकोड में हैं, लेकिन वो बार बार कोची जाने की बात कर रहे थे, मुझे लगा शायद कोची होंगे। इसके पर्सनल रीजंस अनिल जी, होंगे। बात करते हैं, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ जी बड़ा जी जबरदस्त अनिल जी ब्रेकआउट है। और याद दिला दूं कि मैंने और राकेश जी ने भी नीचे के लेवल्स पर 10 की कमाई हुए पीसीबीएल पर खरीदारी की राय दी हुई है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और पूरी तरह आपसे सहमत हूं अनिल जी, और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। 277 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो चार्ट पर टूटता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है। अब इसके लिए अगर अगला पड़ाव आप खोजने चार्ट पर जाएं तो 312 रुपए का स्तर फिबोनाची से निकलता है। तो मुझे लगता है 312 ये पहला टारगेट होगा। इस लेवल तक ये जाना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। यह आपके लिए पीसीबीएल नंबर्स के बाद देखिए शानदार रिएक्शन इस काउंटर पर आ रहा है। आइए कुछ कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 315 रुपए, 316 रुपए, 315, 316 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर पिछले कुछ दिनों के साइडवेज और करेक्टिव मूव के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। अभी स्टॉक डेज हाई पे आया है, कल का हाई ब्रेक कर रहा है, परसों का हाई ब्रेक करने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करना चाहिए और स्टॉक तो तेजी के ट्रेंड में ही है और ये सेक्टर भी तेजी के ट्रेंड में है, तो खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो स्टॉप लॉस इसका बनेगा 310 रुपया 311 रुपए के पास बनेगा, तो 310 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट 322 रुपए का, दूसरा टारगेट 326 रुपए का। खरीदारी करें एनटीपीसी 310 के स्टॉप लॉस से 322 के लिए। 322 के टारगेट आप क्लियर आ रही है सुमित जी की तरफ से। एक्शन में काउंटर दिख रहा है। सचिन जी के लिए भी एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है, प्लस इसका जो आरएसआई है इसने 50 के ऊपर की चाल बरकरार रखी है। एंड जिस तरीके से क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था 1000 के आसपास का, वो इसने कॉन्फिडेंटली पार किया, उसके ऊपर काफी अच्छी तरह सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है रिकवरी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 1035 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है, तो खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में।
एंड स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 998 के आसपास लगाना है, जो ब्रेकआउट लेवल 1000 का उसके थोड़ा सा नीचे रखना है। सो 998 के स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 दिनों के लिए मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक, इस पर रखिए नजर, यहाँ पर भी खरीदारी है। सैटरडे को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। आइए चलते हैं अब सिद्धार्थ जी के पास, उनकी कॉल है तैयार। सुपर सेट बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनिल, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। स्टॉक ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, वो है लेमन ट्री। कई बार रेकमेंड कर चुका हूं, जुलाई 2022 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं, अलग अलग नीचे के लेवल से। आज कर रहे हैं 137 के आसपास का लेवल है, शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 142 का, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 150 का। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय। सेकेंड हाफ जो ये साल है ये काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है ऑक्यूपेंसी के लिहाज से। 80% एवरेज रूम रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है एवरेज रूम रेट्स सीएजीआर 15% से ग्रो हो सकते हैं आने वाले 3 सालों के लिए। और सेकेंड हाफ जो है वो 27% का अबिटा सीएजीआर अबिटा कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मैनेजमेंट गाइड कर रही है 20% वाईओवाई ग्रोथ और मार्जिन करीबन 50% का। तो लेमन ट्री पे खरीदारी की राय है 142 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 150 का पोजिशनल टारगेट। इसी के साथ अनिल जी के लिए एक बात थी। अनिल जी, आपका वो जो मैंने काजीकोट से सोशल मीडिया में वीडियो देखा था, वो जो आपने बीच वेयर शर्ट पहनी थी व्हाइट कलर की, हरी हरी पत्तियां काफी जच रही थी आप पे, और स्पेशली वो जो 3 बटरफ्लाई थे वो काफी जच रहा था। मुझे नहीं पता था कि आपका रिटर्न एक्सपीरियंस ऐसा था, पर वो बीच वेयर शर्ट जो व्हाइट कलर का हरी हरी पत्तियां वो बहुत मस्त थी। हाँ, मतलब बटरफ्लाई तक देख लिया आपने। मतलब वो ये लुक तो बढ़िया, बट आई एग्री विद सिद्धार्थ जी, ये लुक बड़ी अच्छी है आपकी। तो अब क्या है कि आशु जी अकेले अकेले जाते हैं गोवा, हमें तो ले जाते नहीं ले जाते। तो हमने ये बोला कि वी आर गोवा रेडी। अब आशु जी के ऊपर है कि कब ले जाए। तो मतलब मैंने कहा इनडायरेक्टली मैसेज कैसे दिया जाए आशु जी की हम जाने को तैयार हैं। आशु जी, आई होप यू रिसीव द मैसेज। अनिल जी, इस मैसेज की जरूरत नहीं है। मेरी तो ओपन ऑफर हमेशा से स्टैंडिंग है कि आप सब लोगों को, मतलब जर्मनी तो अनिल जी वो हवा वाली बातें हैं, गोवा इज ए प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन जहां हम जा सकते हैं, और मेरा स्टैंडिंग इनविटेशन फॉर एवर अनिल जी आपके लिए। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सिदानी साहब। आपको बीच वेयर पसंद आए? अच्छा, आपके ट्रिप से एक बात, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अप्रिशिएट किया कि आज सुबह आपने कैसे एयरपोर्ट पर जगह ढूंढी, वो भी क्राउडेड। आई कैन इमेजिन किस तरह का क्राउडेड एयरपोर्ट होगा, केओस होगी। जरा बताइए, कि हमारी टीम भी काफ़ी कोशश कर रही थी वो टेक्निकल सेट करने के लिए, इवेंचुअली हम वी गॉट थ्रू टू यू। किया कैसे है, जगह कैसे, बड़ा मजा आया, किया है, हुआ कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पहले मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेटेजी लिख के भेज दूं, फिर मैंने सोचा कि फ़ोन पे भेज दूं, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड ही कर दूं, या जैसा। तो एक जगह बड़ी मुश्किल से जगह बनाई, तो पहले तो फ्रेम सेट नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही सेट हुई शुरू करने लगा तो एक बच्चे ने मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, मतलब पूरे जिसे पंचम स्वर में रोना जो शुरू किया। वहाँ से उठ के दूसरी जगह गया, दूसरी जगह जाके एक ठीक ठाक सी जगह मिल गई। तो वहाँ पे जैसे ही शुरू करने लगा 5-7 लोग आके एकदम ऐसे सामने क्या हो रहा है, हाँ, देखे। फिर उन वो चलो देखे तब भी ठीक है, समझ आया। फिर उनके डिस्कशन चालू। फिर वो तो किस्मत अच्छी थी कि एक कोना पकड़ में आ गया, जहाँ पे मतलब है ना मिनिमम डिस्टर्बेंस था। तो मैंने कहा कि चलो कर लूँ। मैंने कहा कि बात ये है कि चूँकि ग्लोबल मार्केट इतने अच्छे नहीं थे, हम शुक्रवार को तेजी के साथ तो बंद हुए, लेकिन यूएस नीचे था, तो ये जरूरी था कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा कहीं मौका मिले तो मैं कर दूँ। तो उससे कर मजा आता। लेकिन ये एडवेंचर है लाइफ में, अलग अलग जगह पे कहाँ से घुस फिट के इधर उधर से। अच्छा, मजे की बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कोझिकोड एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ के 2 जवान ऐसे मिले जी। एक तो डॉग स्क्वाड वाले थे और एक जो फिस्किंग करते हैं वो, दोनों ही जी बिजनेस के एविड व्यूअर और तो पैसा लगाते हैं। और मतलब मुझे भी यार सर, आपने जो एक राजेंद्र करके जयपुर से थे जी, तो उन्होंने कहा आपने 28 रुपये में पीएनबी दिलाया है, 450 रुपये से मैंने शोभा लेके बैठा हूँ। अच्छा, बीएससी 400 रुपये से बीएससी लेकर बैठे हैं। अच्छा, बेचते बोले सर बेचूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं कहेंगे। मतलब एविड व्यूअर है। बोले अगर मॉर्निंग की ड्यूटी होती है तो हम रात को देखते हैं, और सेकंड शिफ्ट होती है तो हम सुबह सुबह देख के निकलते हैं। मज़ा आ गया सुन के। मतलब एक बिहार से थे रोहित कुमार, और एक राजेंद्र सिंह थे जयपुर से। दोनों गजब है मतलब, और मज़ा आया। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या है, SIP करते हैं।
सिर्फ ऐसा नहीं कि शेयर ही बोले, शेयर तो हम वो जो आप बोलते वो ले लेते, बाकी SIP करते हैं। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट कल्चर जो बढ़ रहा है, मज़ा आया। योगदान है सर आपका। और नहीं और मैं वीकेंड पे वहाँ था IIM कोझिकोड में, वहाँ पर स्पीच थी। और नेचुरली IIM करने वाले बच्चे तो बोली सॉरी बच्ची के अलग बराबर क्योंकि ज़्यादातर कोई कोई एक डिग्री लेकर उसके बाद 2-3 सालों का काम काज अनुभव लेकर उसके बाद IIM में पहुँचते हैं। आधे से ज़्यादा CA थे। गजब का मतलब नॉलेज, और सब लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में, कैपिटल मार्केट्स में जो करियर बनाना चाहते हैं वो मज़ा ही अलग था। वहाँ बड़ा आनंद आया। और मैंने पहले सुना था, लेकिन देखने के बाद पता चला कि IIM कोझिकोड का जो कैंपस है वो सबसे बड़े कैंपस में से एक और सबसे खूबसूरत, बहुत सुंदर है। मतलब इतना सुंदर है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप पढ़ने नहीं आए, पिकनिक बनाने हैं। बहुत सुंदर ये बात है, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए एटलीस्ट प्री फ्लाइट जो एक्सपीरियंस था वो तो आपका बढ़िया ही रहा, ये अच्छा लगा। और इक्विटी कल्चर ग्रो कर रहा है उसका भी एक क्लियर एग्जांपल आपको दिख रहा है। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल आ रही है, बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क फार्मा एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार है। आज पिछले लगभग 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन एक सिंगल डे की कैंडल से यहाँ पर इंगल्फ होती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि जिस जंक्चर पर एक कंसोलिडेशन थी, यहाँ से एक बड़ा मूव स्टॉक में अनफोल्ड हो सकता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की जा सकती है। करंट लेवल्स पर 910, 911 के आसपास के स्पॉट लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे खरीदारी करें। 900 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। दीप 1 से 2 दिन का नजरिया रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक 930, 950 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में, और आने वाला अगर 1 से 2 हफ्ते का समय दें इसको, तो 1000 रुपए तक चलने के लिए तैयार है। तो ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करके चलने की सलाह। ग्लेनमार्क खरीदे, ये है राय आपके लिए। बड़ा ब्रेकआउट तैयार होता हुआ स्टॉक पर। आइए नितिन जी भी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। बताएं माफ कीजिएगा नितिन जी, बताएं सर। जी यहाँ पे 22 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 103 का रेट है। 22,100 की कॉल ऑप्शन 103 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 70 रुपीज का। 70 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 102, 103 ऐसे रेट है। डेटा पॉजिटिव बना हुआ है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 22,000 की स्ट्राइक्स पे फिर से पुट राइटिंग हो रही है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि निफ्टी स्पॉट 22,150, 22,200 की तरफ मूव कर जानी चाहिए। तो 22,100 की कॉल ऑप्शन जो 103 की है, जिसे खरीदने की सलाह है, जिसके फर्स्ट टारगेट होंगे 135 के और उसके ऊपर होंगे 150 के। स्टॉप लॉस होंगे 70 का। 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, 22,100 का माफ कीजिएगा, कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 103 के आसपास लीजिए। 70 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए नितिन जी की राय। टारगेट 135 से 150 के। नितिन जी, मन सिर्फ आपका निफ्टी पर ही आया है या बैंक निफ्टी भी आपको पसंद आ रहा है? जी बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रही है, बट मुझे डिप नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 140-150 पॉइंट ऊपर है, 150 पॉइंट ऊपर है। तो स्टॉप लॉस काफी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दोनों नहीं दे पा रहा हूँ। निफ्टी में भी अगर हल्की फल्की डिप मिले या बैंक निफ्टी में डिप मिले तो फिर उस केस में कॉल ऑप्शन लेंगे। बट अभी तो मैं केवल निफ्टी दे रहा हूँ अनिल जी, बैंक निफ्टी पे इस लेवल पे नहीं दे रहा हूँ। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा आज की पहली पिक? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहली पिक देने के पहले जो फ्राइडे को 2 F&O के स्टॉक्स दिए थे, दोनों ही कमाल कर रहे हैं। दोनों में टारगेट अचीव हो गए। एक तो PFC था जो 401 पे रिकमेंड किया, 410, 415 के टारगेट, वो भी आज बहुत अच्छी तेजी कर रहा है। और दूसरा था चोलामंडलम फाइनेंस जो 1247 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था 1275 के टारगेट के लिए, वो अचीव हो गए वो भी टारगेट। तो दोनों F&O वाले स्टॉक्स फ्राइडे को रिकमेंडेड, दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट्स। अच्छा अनिल जी, आज जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, वो एक टेक्सटाइल स्टॉक आज रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है SP Apparels, SPAL के नाम से NSE का टिकर है। 597 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 635 के, स्टॉप लॉस रखना है 590 का। ये कंपनी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर करती है निटेड गारमेंट्स।
इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, जो क्रोकोडाइल नाम का ब्रांड है, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का एक्सक्लूसिव राइट है इनके पास। 54 स्टोर्स है इस ब्रांड के। बाकी इनके और ब्रांड्स है, जैसे नेटालिया है, फिर इनका एक चिल्ड्रन के लिए ब्रांड है एंजल एंड रॉकेट, स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड है हेड, HEAD, हेड नाम का। तो ये सब ब्रांड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये कंपनी का 87% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और यूके में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। और हम सुन रहे हैं या बाजार में रूमर्स है यूके के साथ FTA कभी भी हो सकता है, जल्दी होना चाहिए, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होनी चाहिए। और बाकी अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज है, FIs भी अच्छे खासे बुलिश है, जिसमें DSP है, UTI, फिर आपके ICICI, क्वांट, फ्रैंकलिन, ये सब इसमें स्टेक ऑन करते हैं। डेट रिडक्शन पे भी कंपनी का अच्छा खासा फोकस है और मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर भी चलने को तैयार है। ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 635, स्टॉप लॉस ऑफ 590। पहला स्टॉक है टेक्सटाइल कंपनी SP अपैरेल्स। आइए दूसरा स्टॉक भी जानते हैं, साहब बताएं सर। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 411 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 430 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 405 रुपए का। ये एक भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टरबाइन्स है, जो कि शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स में काम आता है। एक डोमिनेंट 60% का स्टीम टरबाइन का इनका मार्केट शेयर है। ग्लोबली प्रेजेंट है, 70+ कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है, जिसमें मेनली नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया है। एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, करीबन 1500 करोड़ की। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%। एक जीरो डेट कंपनी। सितंबर तिमाही भी बहुत जबरदस्त थी, 64 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 46 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी जो पावर इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के कारोबार में है, बहुत अच्छा करेगी। पावर सेक्टर पे बहुत बुलिश हूँ। और FIs भी अराउंड 39% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें निप्पॉन, SBI, नालंदा, इन्वेस्को वगैरह है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 430, स्टॉप लॉस ऑफ 405। त्रिवेणी टरबाइन, इस पर भी करनी है आपको खरीदारी, ये है आपके लिए राय सिटी साहब की तरफ से, साथ ही SP अपैरेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी के भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर अमेरिका तो आज बंद है, तो वहां के कुछ फ्यूचर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट नरमी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में आपको कमजोरी दिख रही है, 1/4 से आधा %। कोई ऐसी बड़े कट्स नहीं है, बट यूरोप 1/4 से आधा % नीचे दिख रहा है। एशिया पूरा मजबूत था, एक हांगकांग था जो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, बाकी पूरे एशिया में आपको अच्छी गेंस दिखी है। नई 34 साल की ऊंचाई पर जापान के बाजार भी आज ट्रेड कर रहे हैं। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स शानदार मोमेंटम में है ही सर, नए हाइस पर। क्या करना चाहिए इस समय? अमेरिका के अलावा दीप एक ही ऐसा और मार्केट है जो लाइफ हाई पे पहुंचता तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बताइए। जापान हमारा सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त है, बिल्कुल अच्छा और सच्चा। मतलब जापान की दोस्ती पे आप भरोसा कर सकते हो बिल्कुल। और क्योंकि भले ही उनकी 0% इंटरेस्ट रेट चल रही हो, नेगेटिव चल रही हो, इस वजह से भी सही, लेकिन हमें भरपूर पैसा ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारे जापान से आते हैं। और मतलब वाकई में वहाँ के लोग भी जो है ना गजब के लोग हैं, बहुत ही मतलब, तो इसलिए जापान के बाजार 34 साल की ऊंचाइयों पर है। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। जहाँ तक हमारे बाजार का सवाल है, जब देखिए तेज़ी का रुझान बरकरार है, पहली चीज़। अब लाइफ टाइम हाई पे हमें ये देखना कि रिस्क क्या है। संभावना इस बात की पूरी कि आप 22,000 के नीचे बंद नहीं होंगे आज, ठीक है। 22,000 के पुट पर 95 लाख शेयर हैं और 22,100 पर 64 लाख शेयर हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि 22,100 की रेंज में बचे समय में निफ्टी वक्त बिताएगा। लेकिन चूंकि आज अमेरिकी बाजार वैसे बंद है, कोई खास बड़े संकेत वहाँ से फ्यूचर्स के अलावा मिलेंगे नहीं, तो हो सकता है आखिरी मिनटों में अगर थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करें, अगर 3 बजे के पहले 22,100 के पार निकल के टिके तो मजबूती और बढ़ेगी। अगर 22,021,950 के आसपास आखिरी 1 घंटे में आए, वहाँ आपको एंट्री मार लेनी है। कहाँ एंट्री मारनी है? 21,950, 22,000, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यानी कि यहाँ से 50-75 पॉइंट घट जाए तो ले ही लेना है। कोई इन्विटेशन के लिए आपके पास नहीं आएगा, इंतज़ार नहीं करना है, ले लेना, चुपचाप शांति से ले लेना बस।
22,000 में एंट्री मार दीजिए, 21,950 तो और ले लीजिए, ये आपका एंट्री पॉइंट। ऊपर में 22,100 हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले तो और भागेंगे। ये तो हो गया आपकी बात निफ्टी। बैंक निफ्टी दीप, भले मैं एयरपोर्ट से बैठ के स्ट्रेटजी बनाऊं, अच्छा वहाँ पे मजे की बात, वहाँ लाउंज भी नहीं थी कोई रोड में। हाँ एकदम आराम से सब पूरा फिर ओपन एरिया मैदान में। लेकिन फिर भी आज आपको रेंज ये दी कि जिसको बैंक निफ्टी बेचना है 48,150 से 48,350 की रेंज है। आज का हाई 48,200 के आसपास का बना है, तो एकदम परफेक्ट रेंज पे जाकर बैंक निफ्टी वहाँ रुका भी है। बैंक निफ्टी के लिए ये जरूरी है कि 48,000 के लेवल को 3 बजे तक होल्ड करें, और एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, और वो है 48,000 का। क्यों? 48,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 48,000 के पुट पर 40 लाख शेयर है, कॉल्स में 33 लाख शेयर है। सो 48,000 जब तक होल्ड होता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। और जो डेटा देख के मुझे लग रहा है दीप, वो पूरी बात इस ओर इशारा कर रहा है कि आज आप 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे, मिलेगी। अरे वाह, तो तेजी की तरफ क्लोजिंग होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो 48,000 के नीचे की बार बार क्लोजिंग देख के हम दुखी हो रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर भी बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक है, जो सुबह मैंने कहा कि HDFC बैंक के नतीजे ही डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी को नया लाइफ हाई बनाना है या वहाँ पर जाकर अटकना है। तब तक आपका बैंक निफ्टी 48,500 के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा ही दिखाएगा। नीचे में आपको 47,700 47,500 की रेंज में लेना है, ऊपर में 48,300 48,500 की रेंज में अभी देना है। अभी ये बैंक निफ्टी पर आप स्ट्रेटेजी रखिए। अगर 3 बजे के पहले 48,200 को पार करके टिकते हैं तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आएगी। तब तक आपका यही मुझे लगता है बचे हुए समय 48,000 48,200 की रेंज में बैंक निफ्टी आपका टाइम पास करके बंद हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस समय बाजार पर। आइए सचिन जी की एक कॉल है, BTS डबल टी। बताएं सर। दिपांशु, फार्मा स्टॉक्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट लुपिन का स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आज के सत्र में हुआ है, एंड 1400 के ऊपर इसने काफी समय से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो ये मोमेंटम मिला है, ये आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। 1455 एंड 1500 ये दो टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 1410 पे लगाए एंड फ्यूचर्स में खरीदारी करें लुपिन के फ्यूचर्स में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। आइए बिगुल आशु जी के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बनाए आशु जी। अनिल जी, एक तो बुल स्प्रेड बनाना है निफ्टी का। अभी नितिन ने जैसे 22,100 की कॉल लेने के लिए बोली, तो अनिल जी 22,100 की ही कॉल लेनी है, लेकिन 22,300 की 2 बेचनी है। तो ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 40 से 45 रुपए की कॉस्ट में। सेफ कहाँ तक है? 21,500 तक, सॉरी 22,500 तक, परसों तक, थर्सडे तक की एक्सपायरी के लिए। तो अनिल जी 21,800 का जो एक रेजिस्टेंस या एक बड़ा मूव था, बड़ा लेवल था, उसको क्रॉस करने के बाद अब जब कन्विंसिंगली निफ्टी ऊपर आ गया, तो अनिल जी ये मूव और 22,200 से 22,300 तक का इसी एक्सपायरी में हमारे को ले जा सकती है। इस स्प्रेड का पीक प्रॉफिट होगा अनिल जी 22,300 रुपए, कॉस्ट आएगी 40 से 45 के बीच में। तो 22,100 की एक कॉल लेनी है, 22,300 की 2 कॉल बेचनी है, 40 से 45 की कॉस्ट में। सेफ्टी है 22,500 तक, नीचे में 40-45 रुपए की कॉस्ट है। विद एन एक्सपेक्टेशन अनिल जी जो ये 20,000 क्रॉस होके खड़ा हो गया है और 20,000 की पुट पे भी राइटिंग हो रही है, तो हम 20,200 से 22,200 और 300 के बीच में जा सकते हैं। और दूसरा अनिल जी कॉल है, एक स्टॉक लेना है जो बैन में चल रहा है। तो अनिल जी आजकल बैन के स्टॉक अपने फेवरेट हुए हुए हैं, नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को। अनिल जी बैन के जो टेन्योर में, मतलब उस टेन्योर में आज जिस तरह का मूव इसमें आया है, मुझे लगता है कि अनिल जी एक बड़ी मूव दे सकता है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। 134-33 रुपए का भाव जो भी चल रहा है, और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इसमें डिलीवरी की रहेगी। स्टॉप लॉस 120 रुपए का रहेगा, और मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है नाल्को लेने में, और यही टाइम होता है अनिल जी। और हो सकता है कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो लोग डिलीवरी लेंगे जब FNO के बैन से बाहर आएगा, तो उनको पहले ही मिल जाएगा। और अनिल जी तीसरा स्टॉक है, वो इंसिडेंटली आज सिद्धार्थ ने कवर किया है, बट फिर भी मैं मेंशन कर दूंगा, लेमन ट्री। लेमन ट्री भी अनिल जी हमने अपने क्लाइंट्स को 133, 34, 35 में लेने के लिए बोला। और अनिल जी बहुत अच्छा स्टॉक लगता है, मुझे लगता है कि ये भी एक कैश का स्टॉक है जिसको डिलीवरी लेके
लंबे टाइम के लिए यानी कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब इसको रख लेना चाहिए। ये आगे पीछे करके मतलब जिस तरह से हमने देखा कि बाकी होटल स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, अब लेमन ट्री का भी मुझे लगता है अनिल जी टाइम आ गया है और सिद्धार्थ ने ऑलरेडी कवर किया और ये अनिल जी बहुत अच्छा लगता है। तो लेमन ट्री भी कैश में डिलीवरी, नाल्को कैश में डिलीवरी और निफ्टी का बुल स्प्रेड। ये है आपके लिए आशु सर की तरफ से इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी खरीदारी करने की राय। 2 स्टॉक लेकिन दोनों कैश में खरीदने क्योंकि नैल्को है बैन में और दोनों ही 135 रुपए के आसपास के। यू कैन अफोर्ड द डिलीवरी, इजंट इट? आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए बढ़ते आगे और वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। अमरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, बताने के लिए एक्सक्लूसिव खबर। अमरीश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर बड़ी खबर ये है कि बीएल इंटरनेशनल जो कि एक्सपेंशन प्लान लेके आ रहा था, उस एक्सपेंशन प्लान में एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा लिया है। एक बड़ी कंपनी उन्होंने खरीद ली है जिसका कि मर्जर अभी अगले कुछ दिनों में अनाउंस हो सकता है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार यूके बेस्ड एक बड़ी टूरिज्म और टूरिज्म कंपनी है जो कि वीजा के से जुड़ी डिटेल्स जो है वो भी जारी करती है यूके के लिए, वो कंपनी इन्होंने खरीदी है। इसकी डिटेल्स अगर डील की देखते हैं तो डेट और कैश दोनों में ही ये डील होगी और जिस तरह से डील को आगे बढ़ना है ये 3 महीने में पूरा सौदा पूरा होगा। जानकारी जो हमारे पास है उसके अनुसार अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी का यूके में जो होल्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और जिस तरह से टूरिज्म इंडिया की तरफ फ्लो कर रहा है, वीजा की आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, साथ साथ इंडिया के जितने लोग यूके में रहते हैं उससे इनको बहुत ज्यादा बिजनेस की उम्मीद है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बीएलएस इंटरनेशनल के लिए है। अगले कुछ दिनों में जानकारी जो हमारे पास है उसके अनुसार ये डील अनाउंस कर दी जाएगी। इस पर हमने कंपनी के जॉइंट एमडी से बात भी की थी तो वो बातचीत भी हम आपको सुना रहे हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का और आईपीओ का हम लोग काफ़ी हमारा जो कंपनी ग्रो हुई है, हमने जो कैश जनरेट करा है उस वजह से एक्विजिशंस कुछ क्लोजली देख रहे हैं। वीज़ा आउटसोर्सिंग की फील्ड के अंदर जैसे हम बोलते आ रहे हैं थोड़ा टाइम लगता है इन एक्विजिशंस में। हम ड्यू डिलिजेंस कर रहे थे कई कंपनीज की, तो हमें लगता है जल्दी ही कई डील्स हो सकता है फाइनल हों। जैसे ही हम कुछ होती हैं तो बिल्कुल अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। तो बड़ी डील की तैयारी कर रहा है सर बीएलएस, जल्द एक्सपेक्टेड भी अनाउंसमेंट आ जाए। ये एनीवे आपके तो रेडार पर लंबे समय से रही है ट्रैवल मेरे ख्याल से हमने सबसे पहले इसको 90 रुपए में रिकमेंड किया था और उसके बाद तो एक स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ और दूसरा बोनस भी आया। तो बिल्कुल 1 के 6 शेयर। तो मुझे याद है कि हमने हमारी ओरिजिनल रिकमेंडेशन प्राइस 15 रुपए आई थी। हाँ, अगर एडजस्टेड रिकमेंडेशन प्राइस 15 रुपए। तब से लेकर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस बहुत शानदार, बहुत दमदार है। 2 ट्रिगर है। एक जैसा अमरीश अभी बता रहे हैं कि ये कोई एक यूके की बड़ी टूरिज्म कंपनी का एक्विजिशन कर सकते हैं क्योंकि कंपनी एक्विजिशन के मूड में हमेशा रहती है। और हमने शिखर अग्रवाल साहब का कई बार इंटरव्यू किया तो हम ये पूछते हैं इतने सारे पैसे क्या करोगे, है ना? तो वो कहते भी थे कि हम मौके ढूंढते रहते हैं। और दूसरा एक बड़ा ट्रिगर और है कि इनकी सब्सिडी कंपनी का आईपीओ भी आने की तैयारी में, शायद मेरे ख्याल से इसी महीने हिट होना चाहिए मार्केट में। तो ये 2 बड़े ट्रिगर हैं जो वाकई में स्टॉक को मजबूत रख रहे हैं। स्टॉक मतलब बहुत ही शानदार रनअप में रहा है। और मुझे याद है हाल ही में शायद हिमांशु जी की तरफ से इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन भी आई हुई है। 7 जनवरी 2021, 7 जनवरी 2021, 22, 23, 24, 3 साल में 15 रुपए से 400 रुपए। क्या चाहिए? कितने मल्टीपल्स हो गए? मतलब लगभग 25 गुना। तो ये कमाल। हिमांशु जी जरा चार्ट देखिए, बताइए बीएलएस इंटरनेशनल। अनिल जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और डेफिनेटली आपने बहुत लोअर लेवल पर इसको आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर हम लोग भी रिकमेंड करते आए हैं जब जब अपॉर्चुनिटी मिली। और मुझे लगता है अनिल जी अभी भी अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूं तो किसी तरह की कोई वीकनेस या कोई डाइवर्जेंस नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली बिल्कुल इसमें बने रहे, किसी तरह की जल्दबाजी ना करें निकलने की। और फ्रेश खरीदारी के लिए अनिल जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का वेट करें क्योंकि पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक वर्टिकली 330 रुपए से लगभग 400 रुपए हो चुका है। तो शायद हो सकता है कि ये न्यूज स्टॉक में प्राइस इन हो। अगर कोई गिरावट 340 350 तक मिलती है किसी बाजार की वॉलेटिलिटी में, वहां पर खरीदारी के मौके स्टॉक में ढूंढे। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली बने रहे। स्टॉक में काफी अच्छी बड़ी तेजी आगे भी बनती हुई नजर आएगी। और बंसल जी भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी मेरे को तो अनिल जी कॉलेज के दिन याद आए थे। मई के मतलब कि फर्स्ट सेकंड वीक में 170 रुपए के अराउंड अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में ये स्टॉक रिकमेंड किया था और अनिल जी टारगेट दिया था 500 रुपए का। और छूटते अनिल जी आपने नहीं, वो दीपांशु की आवाज आई थी 500 का टारगेट 2 बार।
तो अनिल जी ऐसा लगा था जैसे कॉलेज की रैगिंग हो रही है अनिल जी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो अब 390 हो गया अनिल जी, तो जिम्मेवारी खत्म है। 500 रुपए से स्टोन्स डिस्टेंस अवे है, स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस अवे है। जिस तरीके से भाग रहा है तो अनिल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है मेरी और कुणाल जी की। नहीं, आप बार बार ये कॉलेज में रैगिंग करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप कॉलेज गए थे, मतलब इससे हम क्या समझे? मैं इनसे अनिल जी ऐसा समझें कि जब कोई बड़े बड़े टारगेट दिए जाते हैं अनिल जी, 2-3 बार मत पूछा कीजिए, प्रेशर पड़ता है अनिल जी। ओके, मुझे लगा कि आप यकीन दिलाना चाहते हैं कि कॉलेज में गए थे। हाँ, हम बंसल जी, आप मतलब यू आर डॉक्टर, यू नो, डॉक्टर राकेश बंसल जी। जी कुणाल जी कुछ विशेष कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, उससे भी ज्यादा अनिल जी, ये जो भी अंग्रेजी का नया नया जुमला इन्होंने अनिल जी 2-3 बार प्रयास करके अनिल जी वो कह रहे हैं। कौन सा? मैं कैसे मिस कर गया? फरमाए अनिल जी, मैं कैसे मिस कर गया? कौन सा? स्टोन थ्रो डिस्टेंस अवे। अनिल जी ये कह रहे थे बंसल जी, 2-3 बार लड़खड़ा कर फाइनली इन्होंने मुकम्मल किया उसको, तो उसके लिए क्रेडिट दे दीजिए अनिल जी। काफी प्रैक्टिस की इन्होंने कल इसकी अनिल जी। लेट हिम कम लिटिल क्लोजर। स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस में आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जी बंसल जी, नई इंग्लिश के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ सर। इसी तरह से आप लगे रहें। जी 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 अनिल जी, नहीं अनिल जी, ये इंग्लिश कॉलेज के समय में सीखी थी अनिल जी। तब एक मैगजीन आती थी सिनेब्लिट्स अनिल जी, उसके अंदर ये लाइन पड़ी थी अनिल जी, तब से लाइन फिट करता आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सीखी है, पुराने जमाने से चली आ रही है अनिल जी ये लाइन। हाँ यार, उस जमाने में हमारे सिनेब्लिट्स आती थी, मूवी की मैगजीन। और कौन सी आती थी सिनेब्लिट्स के अलावा? किसी को बताओ तो। एक फिल्म फेयर आती थी। फिल्म फेयर थी। हाँ, और किसी को मतलब 2 या 3 ही मैगजीन आती थी समय, तो वो पढ़ने का मजा अलग था। जी आशु सर। अनिल जी, स्टारडस्ट भी आती थी। स्टारडस्ट, मैं वही नाम ढूंढ रहा था, मैंने कहा याद नहीं आ रहा। स्टारडस्ट, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशु सर, यू आर ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए, तो ये है आपके लिए राय आती हुई BLS पर। आइए सेडानी साहब के लिए एक बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, मिड कैप आईटी काफी स्ट्रांग लग रहा है। उसमें से एक स्टॉक है सायंट, जो लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं करीबन 3 सालों से। अब स्टॉक ने तो काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है। वहां से यहाँ से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। सायंट का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 2375 का, 2375 का, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 2500 रुपए का। सायंट पे आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, ये केटर करती है इंजीनियरिंग सर्विसेज, R&D, मैन्युफैक्चरिंग। 5 लार्ज डील्स भी मिले हैं पिछले क्वार्टर में, और इंजीनियरिंग साइड में हाई एक्सपोजर है, सच एज एरोस्पेस और ऑटो। एरोस्पेस साइड में बहुत अच्छा इनका MOU एक साइन हुआ है, वो जापान बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है, उसके साथ साइन हुआ है, तो इससे भी इनको काफी बड़ा फायदा मिलेगा। FY24 का जो गाइडेंस है वो आय की 15% कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ की है, और एबिट मार्जिन करीबन 1.5 से 2.5%, 23% के मुनाफों से CAGR से ग्रो हो सकती है। साइंट आईटी मिड कैप कंपनियां बजिंग है, और यहां से भी बजिंग रह सकती है। 2375 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 2500 रुपए का। 2375 का शॉर्ट टर्म, पोजिशनल टारगेट है 2500 रुपए का। साइंट, इस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। और आईटी की बात निकली है तो बात करते हैं आज के स्टार की, और वो है आपके लिए विप्रो। शानदार एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। जरा समझते हैं कि नतीजों में ऐसा कुछ बाजार को पसंद क्या आ गया जो इतनी बड़ी रैली इसमें आ रही है। कुशल, सुबह तो ऑफकोर्स 11-12% भी ऊपर था, अभी भी 7% की गेन थ्रू द डे होल्ड करी इसने। जरा बताइए क्या कुछ बाजार को पसंद आया इन नतीजों में? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल विप्रो के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन ADR पर भी आया। बट ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक आप देखिए तो 4 बड़ी बातें मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बड़ी डील्स हैं उस पर अब कंपनी का फोकस बढ़ता जा रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो रहा है। इनफैक्ट बड़ी डील्स में 20% की सालाना ग्रोथ YTD का प्रदर्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, और तीसरे तिमाही में इसी वजह से जो प्रदर्शन आया है कंपनी का कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से,
वो रिलेटिवली बेटर रहा है। करीबन 2.5% की गिरावट की हमारी उम्मीद थी, उसके मुकाबले करीबन 1.7% तक की ही गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कंसल्टिंग कारोबार। इसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता लगातार बनी हुई थी विप्रो में, क्योंकि 2021 में जो कैप्को का अधिग्रहण किया था वो काफ़ी बड़ा एक्विजिशन था और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कंसल्टिंग कारोबार में खासकर जो उसके क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर कर्टेलमेंट आती हुई नजर आ रही थी, यानी कि वहां पर बहुत बड़ा स्पेंड नहीं हो रहा था। पर अब इस बारी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उसमें उनको साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो कंसल्टेंट कारोबार है वो बॉटम आउट हो चुका है और अब वापस से रिवर्सल्स आने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और इसी वजह से कैप्को बिजनेस के ऑर्डर में डबल डिजिट ग्रोथ इनको देखने को मिली है। साथ ही एआई एक बड़ा मौका है तमाम आईटी कंपनी के लिए ऑफ कोर्स, बट इस बारी कंपनी की कमेंट्री में भी ये चीज़ साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अभी मूड माहौल है उस चीज़ को देखते हुए जो जनरेटिव एआई का स्पेस है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आगे चलकर बन सकता है। और चौथी बड़ी चीज़ अनुमान से बेहतर आय और मार्जिन्स, खासकर आप देखिए तो मार्जिन 16% की आईटी सर्विसेज की ये क्लॉक इन करते हुए दिखे, जबकि अनुमान 15.1% का था। तो जो नंबर्स हैं उस पैरामीटर्स पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस बिजनेस को यानी कि कंसल्टिंग कारोबार को लेकर जो कंसर्न्स थे वो भी अब रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण से जेपी मॉर्गन ने रेटिंग पर अपग्रेड भी किया है। अंडरवेट से बढ़ाकर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी 420 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए के कर दिए हैं। तो नंबर्स के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आया है और एक टर्न अराउंड जो इनका कारोबार थोड़ा सा कंसर्न वाला था उसमें भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से एडीआर में इतना बड़ा उछाल आपको देखने को मिला। बढ़िया उछाल एडीआर में आपको आते हुए दिखा और इसके अलावा आप स्टॉक में भी बड़ी तेजी आते हुए देख रहे हैं और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अपग्रेड्स आए हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी कई राय सर? विप्रो इन नंबर्स के बाद शानदार एक्शन, विप्रो ही नहीं एचसीएल टेक, इन्फी, टीसीएस सारे जबरदस्त एक्शन में रहे सर नंबर्स के बाद। ऑफ दिस ईयर स्ट्रॉन्ग रह सकता है आईटी के लिए, वैसा ही दिख रहा है और स्पेशली इन्फोसिस के मुझे लग रहा है कि जो नैरो डाउन किए हैं गाइडेंस वो भी काफी अच्छा है। विप्रो हालांकि हम कवर नहीं करते हैं बट नंबर्स अच्छे दिखे थे। आईटी लार्ज कैप स्पेस पे टीसीएस और इन्फोसिस ये टॉप परफॉर्मिंग रह सकते हैं आने वाले समय में। और मिड कैप आईटी में जैसे सायंट मैंने कहा, मास्टेक, एलटीआईएम, माइंडट्री, ये सारी कंपनियां बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस मिड कैप आईटी पे ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप पर। तो अनिल जी जबरदस्त मोमेंटम बना ही हुआ है। नवरत्न एसआईपी में रिकमेंडेशन थी कि आईटी में पैसे डालिए, स्टॉक्स में, फंड्स में आपने फंड्स के नाम भी रिकमेंड किए थे। इस साल पिक ऑफ द ईयर दिवाली में भी था, इस साल पिक ऑफ द ईयर ओरेकल फाइनेंशियल की भी आपने बात करी है, वहां पर भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। बल्कि नंबर से पहले भी ओरेकल फाइनेंशियल भाग रहा था, नंबर के बाद और भाग रहा है। ये कब हुआ? नंबर से पहले ही भागना शुरू हो गया था ओरेकल, उसके बाद तो और भागा 8% ऊपर 8 मेरे ख्याल से हमने 4200-4300 के आसपास रिकमेंड किया होगा, मुझे याद है 4300 300 के आसपास। वाह क्या बात है। टारगेट 6000 रुपए का है शायद मेरा ख्याल से। 5350, 5850 और फिर 6500। बिल्कुल। और हमें बहुत पसंद नहीं, बहुत पसंद है। और अगर आपके पास लिया हुआ है और आपको लग रहा है कि हमारा 600-700 रुपये जल्दी बढ़ गया और इसलिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, तो आप फिर मुझे फॉलो ही नहीं करते। सही बात है, बेचना है नहीं, टाइम वाइज क्यों बेचना है? बेच के क्या करना है? कुछ नहीं, दूसरा लोग है, इससे बढ़िया ये क्या बुरा है, दे ही रहा है। हाँ, जो मतलब ये तो वैसा हो गया कि अच्छा ये प्लेयर तो अच्छा खेल रहा है, मतलब ये तो सेंचुरी मार रहा है, इसको हटा के दूसरों को भी टेस्ट करके देखते हैं, ये मार पाता है कि नहीं मार। अरे भाई वो मार रहा है, उसको खेलने दो, है ना। ये कोई वो अपना नॉर्मल वाला थोड़ी है कि गली क्रिकेट है कि भाई तेरी बैटिंग इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, अब तू रिटायर हो, है ना। कि भाई तेरे 5 ओवर खेल लिया, अब तू रिटायर हो जा, बाकी के दूसरे खेलेंगे। अरे भाई अच्छा खासा चल रहा है, बिल्कुल टाइम वाइज टारगेट के साथ होल्ड करिए, बिल्कुल हड़बड़ी में मत बेचिए। और वैसे भी अभी तो 5350 के पहले टारगेट से तो दूर है, तो बिल्कुल पकड़ के रखिए। अब ये इसमें दीप क्या होता है, ये नहीं पता होता कि किस दिन चलेंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, 250 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जब मैंने रिकमेंड किया था बस 6% डिविडेंड डील कौन से एफएनओ स्टॉक में आता है, और वो भी आईटी कंपनी में, 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब एमएनसी स्टॉक है और क्या, पेरेंट कंपनी 27, 28, 30 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है। पुराने एक्विजिशन जितनी करती है कंपनियां, इसकी इनकी पेरेंट कंपनी वो 24, 25, 26 के मल्टीपल पर कर रही है। तो इस कंपनी में या तो बायबैक कर ले या डीलिस्ट करा ले, नहीं कराए तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कंपनी है, एक क्वार्टर में नंबर्स अच्छा है तो देखो क्या हो जाएगा। और ये आपके सामने हमारे एकदम क्लियर कट लॉजिक के साथ है और आपको वो लॉजिक का असर साफ दिख रहा है। सो ओरेकल जिसके पास है, किसी के पास है, बिल्कुल होल्ड करिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं है ना, बिल्कुल। तो चलिए हाथ से मत जाने दीजिए,
होल्ड करिए और अच्छे रिटर्न्स के लिए यहाँ पर आपको एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक्शन है RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके भी नंबर्स आ रहे हैं। 2.3 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आपके लिए 3.6 करोड़ का आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ये आपके लिए फर्स्ट नंबर्स हैं। स्टॉक में ज़्यादा रिएक्शन इस समय नहीं आ रहा है, नरमी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। सुबह से थोड़ी सुस्ती दिखा रहा था, अभी भी देखें तो सुस्ती के साथ ही ट्रेड कर रहा है, बट पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कंसो आय 17.5 करोड़ से घटकर 15 करोड़ की आई, तो मुनाफा हल्का सा बढ़ा है, बट ओवरऑल आय इनकी घटकर आई है। ऑरेकल ये आपके सामने नंबर्स पर रिएक्शन दिखा रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर, जहां पर एक्शन आ रहा है। भारती एयरटेल आज अच्छे एक्शन में दिख रहा है, इनफैक्ट इस स्टॉक पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स में भी मूव है, इंडस टावर्स तो काफी टाइम से मूव कर ही रहा है, वोडाफोन भी आज एक्टिव है, बट भारती एयरटेल में एक अच्छी मूव आ रही है, 1100 के लेवल अभी अभी टच कर रहा है। सुमित जी जरा देखें सर, भारती का चार्ट अच्छे मोमेंटम में है सर। जो भारती एयरटेल देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक के अंदर अभी लगता है और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 1100 के ऊपर जैसी क्लोजिंग मिलता है तो भारतीय एयरटेल में यहाँ से 50 रुपए की तेजी और आने वाले दिनों में और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। पोजीशन तौर पे और तेजी देखने को मिल सकती है, यानी 1150 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 1075 नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 1125 1150 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। एक बिगुल भी दीपांशु। कौन सा वाला? अनिल जी फिलहाल सुमित के सुपर हिट। ओके, आपका ही बिगुल है सुमित के सुपर हिट पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी धुन सुनाइए जरा। आप इतने ट्यून तो याद हो जानी चाहिए अब तक आपको भाई, जो भी सुपर हिट गाना होता है। आशीष सर आप बताइएगा, म्यूजिक के शौकीन कौन कौन है हमारे पैनल में, जरा एक बार मैं जानना चाहता हूँ। म्यूजिक के शौकीन, चिंता मत करिए, मैं आपको गाने गाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपकी रुचि और आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज अगर म्यूजिक के बारे में तो वो जानना चाहता हूँ। किस किस को म्यूजिक? सैनानी साहब को पसंद है, सचिन जी को पसंद है, हिमांशु जी, कुणाल जी, ओह माय गॉड, बंसल जी आर यू लिविंग ए नॉन म्यूजिकल लाइफ? बंसल जी के अलावा सबको म्यूजिक पसंद है? म्यूजिकल लाइफ है। मेरे को लगा कुणाल जी ने दोनों हाथ उठा दिए अनिल जी मेरी तरफ से भी। अच्छा ओके, तो अब ये मुझे बताइए, मेरा सवाल जो सारे म्यूजिक लवर्स हैं इनसे ये है कि अब कोई भी गाना जो सुपर हिट होता है, करेक्ट, तो उसके धुन हमें याद हो जाती है, उसके बोल हमें याद हो जाते हैं, करेक्ट, तो क्या सुमित जी को उनके बिगुल की धुन याद नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कुणाल जी का कहना होनी चाहिए। जी आशु सर। नहीं अनिल जी नहीं होनी चाहिए। अनिल जी धुन याद ही नहीं होनी चाहिए, अब तो इनको अपने बिगुल की वो जो ट्यून है, टोन है, खुद ही थोड़ी सी सुना भी देनी चाहिए और फिर उसके बाद कॉल दे दें। हाँ, कभी समझो बिगुल नहीं बजा, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बोले मैं ही बजा देता हूँ। अच्छा कुणाल जी, आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको चार्ट काउंटर का याद नहीं है? अनिल जी बिल्कुल इसीलिए अनिल जी, क्योंकि मुझे पता है अनिल जी, अगर मैंने कह दिया हाँ, तो आप ये कहेंगे कि आप भी सुना करके दिखाइए, आप तो म्यूजिक लवर हैं, तो इसीलिए अनिल जी धुन याद करना जरूरी नहीं है, बोल याद करना जरूरी है। अनिल जी शक्ल देखते ही पता चल गया था मुझे कि आपको याद है, और आपके तो बाद में पता चला, बंसल जी का तो पहले ही पता चल गया। बंसल जी तो नीचे ही देख रहे थे, हाथ भी खड़ा करने को तैयार है, बोले पता चला अपना ही नंबर लगेगा। तो सुमित जी कोई बात नहीं, इस बार पहली बार ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अगली बार धुन अच्छे से याद करें। फिलहाल सुमित जी के लिए बिल्कुल इसलिए नहीं कि उनको कॉल देनी है ना, इसलिए कि ताकि वो याद कर पाए सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर, कॉलर टोन बना लें मोबाइल के आप इसको। अनिल जी वैसे भी धुन को खुद बनाना या खुद बोलना बहुत डिफिकल्ट है, तो सुनने में ही अच्छी लगती है, और सुनने के बाद अनिल जी स्टॉक्स नाचने चाहिए बस। ये हुई ना बात, वाह, बताएं सर। जी तो अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का भाव चल रहा है 71 रुपए 20 पैसे। 71.20 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है NHPC। ये वो स्टॉक है अनिल जी जो हम बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और करीब 25-30 या शायद 20 रुपए के लेवल से हमने इसका व्यू देना स्टार्ट किया था, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 साल ही हुआ है। स्टॉक के अंदर वन वे मूव देखने को मिला है, 71 के आसपास अभी आ चुका है। स्टॉक अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। ये स्टॉक जल्दी 3 डिजिट में देखने को मिलेगा, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका अगर टारगेट्स का बात करें तो ऊपर में 75 का इसका पहला टारगेट होगा, 77.50 का दूसरा टारगेट होगा। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 68.50 के पास दिखाई दे रहा है, तो 68.50 के स्टॉप लॉस से NHPC में खरीदारी करें। 75 रुपए का पहला टारगेट, 77.50 का दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे।
ओके, तो यह है आपके लिए NHPC, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। डिफेंस स्टॉक्स में एक मोमेंटम है और मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL, इसमें आज एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना है। एक अच्छी तेजी के बाद एक बैक फॉर्मेशन से ये स्टॉक आज ब्रेकआउट दे रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के नजरिया रखकर यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 188.30, 188.50 के स्पॉट के लेवल्स हैं। करंट लेवल्स पर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 186.50, 186.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलें। मुझे लगता है कि 195 और 200 रुपए, ये दो टारगेट्स 1 से 2 दिनों में BEL में देखने को मिल सकते हैं। काफी दिनों की कंसोलिडेशन से का एक रेंज ब्रेकआउट आज के सेशन में यहाँ पर देखने को मिला है, तो BEL में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। ये है आपके लिए राय, BEL पर खरीदारी करने की। 186 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदें। 195 200 के टारगेट के लिए। सरकारी कंपनियों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। BEL, NHPC, NELCO लगातार खरीदारी की राय, और NTPC से जिससे शुरुआत की थी सुमी जी ने, ये सब आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और एक बार फिर से आप सभी को बधाई देने का वक्त है, क्योंकि अभी 22,100 का लेवल छुआ है निफ्टी ने। 22,104 इतिहास में दर्ज हो चुका है ये नया आंकड़ा लाइफ हाई के तौर पर। और दीप, आप भी कमाल ही करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ कहा था कि निफ्टी पर नया हाई बना दो। बैंक निफ्टी में मैंने कहा भी नहीं, और बैंक निफ्टी नहीं कहा, ठीक है, डे हाई को भी पार नहीं कर पाया है। 44,199 का हाई है, वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन निफ्टी में बढ़िया एक्शन, भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। बढ़िया एक्शन निफ्टी में। दिन का मोमेंट था सर, वो उधर बैंक निफ्टी की भी आप बात कर रहे थे, हो जाता है, बट नॉनदलेस निफ्टी पर आपको ढेरों शुभकामनाएं जी। बिल्कुल। सुबह तो एक बन गया, बट जो आपके साथ हाई, मेरा वाला तो ये मानूंगा, मेरा वाला तो ये मानूंगा। आप ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो तो मेरे पास डांस भी आपका होता। हो जाए। सुबह भी हमने एक बार दिखा दिया था। सुबह दिखा दिया 22,000 की खुशी में तो एक बार दिखाया था। अच्छा, मैं तो मिस कर दिया थोड़ा। 5 सेकंड का, 10 सेकंड का आपने कहा ना, आपके जब आप तक नहीं मान, मेरा वाला अभी माना जाएगा, तो दीप का डांस पेश किया जाए। वाह, आशु जी और सुमी जी डांस करते हुए पाए गए एकदम। क्या बात है, वाह। हाँ, एक ही जगह ऐसा है आशु जी जिसमें मैं दीप से ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ, वो इस डांस में। मतलब एकदम, मतलब जो स्टेप्स, मजा आ गया एकदम। लेकिन प्रतीक जी की जो उनको मतलब बधाई, और बहुत ही गजब की क्रिएटिविटी है, और ज़बरदस्त बनाया है बिल्कुल। चलिए बढ़िया। तो नए लाइफ हाई की 22,100 की एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए बढ़ते आगे, सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा है पिछले कुछ दिनों में, एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है 2840 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी 2760 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेडिंग के लिहाज से तो 2840 का एक छोटा सा टारगेट है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये जो मूव अभी अनलॉक हुई है वो लगभग 3000 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2840 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2875 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2760 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी आपके रेडार पर आना चाहिए। मुझे याद है पिछले हफ्ते से अनिल जी भी कह रहे हैं रिलायंस पर भी रखिए नजर। तो बैंक्स, IT, रिलायंस तीनों ही इस समय आपको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 2840 और फिर 2870 यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। बट पावर स्टॉक्स हैं फोकस में। अभी NHPC की बात चली रही थी, आइए इस पर फोकस भी करते हैं। CLSA की भी एक दमदार रिपोर्ट आई है। रोड शोज कर रहा है NHPC इस समय। जरा समझते क्या व्यू बना रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है NHPC को लेकर। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। बिल्कुल, CLSA की जबरदस्त बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई दिखी है, और कई सारे पैमानों पर उन्होंने अपना जो है यहाँ पर अपने पॉइंटर्स यहाँ पर वो देते हुए दिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि पिछले 4 वर्ष में जो यहाँ पर आप RE देखें, जहाँ पे 3% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी, उसमें अगर आप FY24 से FY28 की अगर आप बात करें तो लगभग 100% से ज़्यादा की वहाँ पे आपको बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अब एक रीज़न उसका ये भी है क्योंकि ये जो
पंप स्टोरेज में जो उन्होंने प्रवेश किया है उससे शॉर्ट ड्यूरेशन में ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा इनको बढ़त का संभावना है। उसी के साथ साथ ये जो बड़ी परियोजनाएं से बड़े एक्सक्लूसिव अगर आप देख रहे हैं तो उसके कारण ये जो लगातार आप कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं उसके चलते ईपीएस में इनको काफ़ी बढ़त मिल सकती है। और अगर आप बात करें आरओई की तो आरओई के हिसाब से भी ये काफ़ी लुक्रेटिव होने वाला है, लगभग 4.2% के आसपास की यहाँ पर बढ़त का अनुमान है। उसी के साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि FY26 की अगर आप बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी लगभग 3% के आसपास की आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। तो बिजनेस में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा क्योंकि जो नए बिजनेस अगर आप देखें जहां पे वो जा रहे हैं वो ईपीएस लुक्रेटिव भी है, उसमें काफी ग्रोथ है और इसीलिए वो खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 81 का जो है वहां पर लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, 81 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी एनएचपीसी की, ये कहना है सीएलएसए का। और अभी अभी एनएचपीसी पर सुमित जी ने भी खरीदारी की राय दी। सुमित जी, आपके लक्ष्य कितने हैं? अभी इमीडिएट तो 77-50 है, ओवरऑल 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। 3 डिजिट यानी 100 के पार, वेरी गुड। तो ये है आपके लिए एनएचपीसी पर जबरदस्त एक्शन आता हुआ। आइए बिल्कुल की रिक्वायरमेंट है सचिन? नहीं, ओके तो नहीं सर। ओके, चलिए तो ये आपके लिए एनएचपीसी पर दमदार रिपोर्ट। आइए बढ़ते आगे। और देश भर के लोग 22 जनवरी को अयोध्या में रहना चाहते हैं और इस भारी डिमांड के चलते उड़ानों और होटलों के भाव में जोरदार उछाल आया है। पूरी डिटेल्स के साथ आशीष हमारे साथ तैयार है और हमारी खास पेशकश श्री राम महोत्सव, जिसमें हम सारी ये आपके लिए राम मंदिर से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं। तो आशीष बताइए किस तरह की डिमांड होटल्स की और फ्लाइट्स की है? सर डिमांड तो काफ़ी तगड़ी है और आगे आने वाले महीनों तक भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सबको इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही जाना है और इसी के चलते अगर आप देखें तो फ्लाइट्स तो मिल नहीं रही हैं। एक आध फ्लाइट्स ऐसी हैं जो मुंबई से आपको मिल जाएंगे अयोध्या की तरफ। वहाँ पर जो किराए हैं वो अब 20,700 रुपये है वहाँ पे, और लौटने की भी अगर आप देखें तो फ्लाइट टिकट्स करीब 20,000। तो थोड़ा मतलब सुमित जी के नक्शे कदम पर एयरलाइन चल रही है, मतलब 21,000 का टिकट रखना चाहिए राम मंदिर के दर्शन के लिए। ये आंकड़ा अच्छा है, वो मतलब शर्म के मारे की वजह से बाटा प्राइस होती है ना, थोड़ा सा नीचे रखो ताकि ऐसा 21,000 ना लगे। टिकट 21,000 की है, 21 की है क्योंकि मैंने खुद ने भी चेक की है। हाँ, 21,000 की 20,700 20,800 कुछ आ रही है। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन अब जब आप कन्वीनियंस फीस और वो सब करके जाएंगे तो सुमित जी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर वो टिकट 21,000 का ही बनेगा आपका। उसी हिसाब से प्लान किया गया 21,000 की टिकट है। तो 21,000 की सर टिकट्स आ रही है, लेकिन देखिए पहुंच तो जाएंगे 21,000 देके, लेकिन रहेंगे कहाँ पर? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी भक्तों की जो है डिमांड देखने को मिल रही है। होटल के किराए 60 से लेके 85,000 के, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या के अंदर आपको जो है होटल्स में दिख रहा है, आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर सभी के जो प्राइजेज हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गए। 2-3 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आसपास के सभी इलाकों में आप देखें रहने की आपको जगह नहीं मिलेगी। अब कुछ टीम ने पता लगाया है कि औसतन होटल की जो कीमतें हैं 85,000 के आसपास हाईएस्ट कमरा मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो लखनऊ में कीमतें हैं ताजमहल लखनऊ की वो 22,000 के आसपास है। लेमन ट्री का लखनऊ में होटल है, यहाँ पर 25,000 है। और रेनेसांस का जो होटल है लखनऊ में, यहाँ पर 42,000 का जो है किराया आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग अब अयोध्या में निवेश भी करना चाहते हैं। अभी खबर भी आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने खरीदा है प्लॉट करीब 14.5 करोड़ में 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा है। तो अब वहाँ पर देखें तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी अब बस करेगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने खरीदा वहाँ पर 14.5 करोड़ में प्लॉट खरीदा है? अरे वाह, क्या बात है, गजब। तो फ्लाइट्स की डिमांड ज़बरदस्त है, होटल्स की डिमांड ज़बरदस्त है और उसके चलते आप देख ही रहे हैं कि किराए आसमान छू रहे हैं, जगह मिल नहीं रही है। वैसे 22 तारीख को तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ अलग ही माहौल रहेगा, मतलब वैसा न भूतो न भविष्यति टाइप है ना, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मतलब पूरा इस बार 22 तारीख को एक चीज़ पक्का है दीप, वो ये कि दिवाली से बड़ी 22 तारीख हो जाएगी। पूरे देश भर में जिस तरह की धूमधाम होगी वो दिवाली से बड़ा दिखेगा। और हमारी भी कवरेज की पूरी तैयारी है और वो तैयारी किस तरह की है ये एक झलक आपको दिखा देते हैं। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव।
श्री राम महोत्सव पर बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। और आइए एक विशेष टिप्पणी इस पर बंसल जी की भी है। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, अमिताभ बच्चन जी ने तो अब न्यूज में आ रहा है कि इन्होंने अयोध्या में खरीदा अनिल जी, और होटल सब आए हैं अनिल जी। हमारे मतलब कि फ्रेंड, मतलब कि फिलोसफर गाइड, मतलब कि जो गोवा का ट्रिप भी फाइनेंस करने को रेडी हैं, आशु जी। अनिल जी 3 साल हो गए मेरे ख्याल से अनिल जी, ऑन एयर उन्होंने बोला था कि अनिल जी आपको हाथ पकड़ के यहाँ बोल रहे थे, वो तो स्टूडियो में नहीं थे अनिल जी, नहीं तो पकड़ के आपको अयोध्या ले गए होते कि अयोध्या में इन्वेस्ट कर दो रियल एस्टेट के लिए। इफ यू कैन रिकलेक्ट अनिल जी, मेरे को अच्छे से याद है, मतलब कि मेरी लिमिटेड मेमोरी है, बट आशु जी ने बड़ी स्ट्रांग वकालत करी थी और सालों हो गए इस चीज को कि अयोध्या में प्रॉपर्टी ले लो, वहां ब्लास्ट हो जाएगा। ली क्या देखो, मैंने तो मेरी भावनाएं निवेशित की हुई है अयोध्या में, और तो बाकी तो ठीक है, जो जहाँ करना चाहे बिल्कुल करना चाहिए, दोनों ही तरीके से, धार्मिक तरीके से भी, आर्थिक तरीके से भी। और ये बात तो सही है, मेरे ख्याल से देश का एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल तीर्थ के हिसाब से अयोध्या बनने वाला है, देश का नहीं दुनिया का भी। जी आशु सर। अनिल जी, सबसे पहले तो राकेश जी को थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग, क्योंकि ये जनरली 3 साल नहीं, ये 1.5 से 2 साल के बीच की बात है, 1.5 साल की, जब मैंने स्ट्रांगली बोला था कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो अयोध्या में। और अनिल जी अब एक और चीज बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो ग्लोबल मतलब जिसको सबसे ज्यादा पिलग्रिमेज रिलीजियस कहा जाता है, मतलब वेटिकन सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आपको अयोध्या में मिलेगा इंडिया के अंदर। और अनिल जी ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक जाना है इस टूरिज्म ने। सो मैं आपको बता रहा हूँ अनिल जी, वेटिकन सिटी में भी जो इतनी पॉपुलैरिटी है, जहाँ पे पूरे मतलब सब दुनिया जाती है देखने के लिए, उससे ज्यादा ट्रैफिक जो अयोध्या में होगा। क्या बात है, वाह गजब। तो बिल्कुल बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है। और प्रॉपर्टी के दाम तो वैसे मैंने भी सुना है दीप, वहाँ पर आसमान छू रहे हैं, भयंकर जबरदस्त, बड़ा ना। हाँ, हर बड़ी कंपनी वहाँ होटल, गेस्ट हाउस, बिल्कुल सर, और हर पैसे वाला आदमी धर्मशाला बनाने के चक्कर में लगे हुआ है। मतलब किसी न किसी तरह की 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन अच्छी मिल जाए, और सबको मंदिर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में चाहिए, जितना पास हो सके, जितना पास आ सके। तो डिमांड तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का माहौल है, आने वाले कई सालों तक ये डिमांड बनी रहेगी, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। वैसा है। अभी मेरे तिरुपति जाने का काम पड़ रहा है, तिरुपति में इतनी व्यवस्था है ठहरने करने की, उसके बावजूद बड़े दिनों पे बहुत मुश्किल है कि आपको जगह आसानी से मिल पाए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ज़रूरत तो रहेगी, लोग जाना चाहते हैं, डिमांड तो रहेगी वहाँ पर। चलिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और बड़े रिलीजियस टूरिज्म जो है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की तैयारी में भी आपको दिखेगा इस समय। तो चलिए, ये आपके लिए बड़ा एक्शन आ रहा है। इस बीच पावर स्टॉक्स पर रखनी है नज़र, क्योंकि यहाँ पर एक्शन अनिल जी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होने की तैयारी में। कुछ एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है पावर स्पेस के लिए, उसकी डिटेल्स बस हम आपके लिए लाने की तैयारी में है, बट बड़ा एक्शन यहाँ पर आपको होते हुए दिख सकता है। कुछ लाइसेंसिंग नॉर्म्स में ढील दी गई है पावर सेक्टर की, ये हमें समझ में आ रहा है, और इसका एक बड़ा फ़ायदा पूरे के पूरे पावर सेक्टर को हो सकता है, स्पेशली जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके लिए एक बड़े फायदे की खबर आती हुई दिख रही है। ये खबर मेरे ख्याल से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जैसे पहले आप अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जानते थे, उनके लिए बड़ी काम की खबर है। उनको बड़ा फ़ायदा होने की आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है, देखिए इसमें होगा ये कि अब पावर जनरेशन कंपनी जो हैं उनको ट्रांसमिशन लाइसेंस के लिए अलग से ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रिड से जो कनेक्शन होता है उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। करेक्ट सर। तो वो लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। पहले कई कंपनियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे पावर कंपनियां जो है ना, तो अब वो खुद ही अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाएगी। अगर मैं पावर बना रहा हूँ तो मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाऊंगा, ऐसा नहीं है। न पावर ग्रिड के लिए कोई नुकसान वाली बात है, वो सिंपल सी चीज़ है कि आप डायरेक्टली आप पावर बनाओ, ग्रिड से कनेक्ट हो जाओ। ये आसान कर दिया है काम, ये आसान कर दिया। सो ये नहीं तो पहले ये था कि आप पावर बना रहे हो, फिर लाइसेंस लो, फिर आप ग्रिड से कनेक्ट करो। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फ़र्क है जो होता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल से इसमें अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, ये बड़ा बेनिफिट उनको हो सकता है। तो देखिए, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, ये देखते हैं। तो ये पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी वाली दोनों कंपनीज, तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि दिमाग से निकाल दो कि पहले लोगों को डर के था कि कहीं पावर ग्रिड जो नेचुरली
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है, उनको नुकसान होगा क्या? तो देखो, जो ट्रांसमिशन का काम देने वाली और जो एनर्जी सोल्यूशन देने वाली जो कंपनियां, उनको सीधा सीधा फ़ायदा है। तो अगर आपने पावर बनाया, आपको ग्रिड से कनेक्ट करना है, लाइसेंस लेना पड़ता था वो लाइन के लिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर लीजिए, डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी पावर कंपनियां अब अपनी लाइन्स बनाएगी, नहीं, खाली ग्रिड की कनेक्टिविटी तक आपको जो करना है वो कर लीजिए, आपका काम हो गया। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ऐसा लगता है, तो मेरे हिसाब से ये बड़ी फ़ायदे की बात है। एक बार जरा इस पर हिमांशु जी की राय ली जाए। हिमांशु जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जरा इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए अपनी। अनिल जी माफी चाहूंगा, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल ग्लिच है सिस्टम में, तो 2 मिनट में जाऊंगा। टेक्निकल ग्लिच, फंडामेंटल दे दो। एफएनओ की नहीं मांगूंगा क्योंकि एफएनओ में है नहीं स्टॉक सर। जी अनिल जी, हो गया। जी वाजपेयी जी बताइए सर, ऐसे में छोड़ने वाला थोड़ी हो। अनिल जी देखिए, हालांकि ये स्टॉक ना अभी तक जिस तरह से बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी शार्पली बाउंस करते हुए आए थे ऊपर, ये स्टॉक अभी भी काफी नीचे है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से ये स्टॉक अपनी हायर एंड पर, उस कंसोलिडेशन की हायर रेंज पर 1200 रुपए के आसपास अटका हुआ था, ऐसा लगता है कि ये रेंज से निकलने के लिए तैयार है। मोमेंटम प्ले के लिए अनिल जी मेरा मानना है कि 1190-1200 का जोन ये स्टॉक जैसे ही निकालेगा, यहाँ पर अच्छी एक तेजी मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और इमीडिएटली 1400 रुपए तक के टारगेट इस स्टॉक में शायद जल्दी ही देखने को मिलेंगे, जहां पर एक नेक्स्ट हर्डल प्लेस्ड है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक में आप बंधे हुए हैं, क्योंकि ये काफी नीचे गिरा हुआ स्टॉक है अभी भी जो इसके ऑल टाइम हाई से, तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें। मोमेंटम प्ले के लिए स्टॉक 1180-1190 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलना शुरू होगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से एक कॉल आ रहा है सुपर सेट। बताएं सर। दीपांशु, ये सीमेंट की कंपनी होगी बिरला कॉर्प पे खरीदारी की राय। बिरला कॉर्प जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1510 का और पोजिशनल टारगेट रखना है 1636 का। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2020 कई सालों से हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को ऑन द फंडामेंटल बेसिस। तो बिरला कॉर्प पे खरीदारी की राय। सबसे बड़ी चीज बिरला कॉर्प का जानने के लिए है 30 बाय FY30, यानी 30 मिलियन टन की मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी बाय FY30। आज बिरला कॉर्प की कैपेसिटी है 20 मेट्रिक टन, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर सेंट्रिक है। 11 प्लांट्स है MP, UP, राजस्थान में। कंपनी 15% के वॉल्यूम से ग्रो होना चाहती है। 850 EBITDA पर टन करने की योजना है FY24 में। जैसे मैंने कहा, कंपनी एम कर रही है 30 बाय FY30, 30 मेट्रिक टन की कैपेसिटी बाय FY30 और 9% के करंट वॉल्यूम से ग्रो हो सकती है 44% के कामकाजी मुनाफे से। बिरला कॉर्प पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1510 का और पोजिशनल टारगेट 1636 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बिरला कॉर्प पर 1510 और 1636 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं सुमित वगड़िया जी। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। FMCG काउंटर्स में थोड़ा मोमेंटम बना तेजी की तरफ का। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2570 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। एक गिरावट पिछले 10 दिनों में देखने को मिली थी और अभी जस्ट पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो HUL के अंदर यहाँ पे 2580 वाला कॉल 3637 पे ट्रेड कर रहा है, वो लेने का सलाह रहेगा। HUL का 2580 वाला कॉल। HUL में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें इमीडिएट ऊपर के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही 2600 का लेवल क्रॉस करेगा तो 2625, 2640 तक का मूव HUL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके लिए 2580 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 25 रुपए इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है 50 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 55 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो 2580 का कॉल खरीदारी करें 50 से 55 के टारगेट्स के लिए। कल पर रखें नजर, इसी हफ्ते इसके नंबर्स भी आने वाले हैं और स्टॉक पर खरीदारी की राय आ रही है। 2580 के कॉल के जरिए आप ये ट्रेड करिए। 38 के आसपास आपको ये कॉल मिलेगा। 50 और 55 के टारगेट्स होंगे इसके लिए। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से।
अनिल जी, नए हाईज लग चुके हैं, 20,100 हमने क्रॉस कर दिया है, 48,200 पर हम बैंक निफ्टी पर आ रहे हैं, सिर्फ करीब 1.25, अभी तो 200 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी अपने हाई से दिख रहा है। डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए तैयार है, जो बात भी चल रही थी, क्या करके जाना है सर बताइए। तेजी और क्या करनी, तेजी है, नीचे खुलेगा कल तो और खरीदेंगे, सिंपल। जब ये मन में आ जाए कि नीचे खुलने पर और लेना है तो फिर दिक्कत ही क्या है। और नीचे में कहाँ रिस्क क्या है, 200 पॉइंट की, 200 नहीं सॉरी 150 पॉइंट की, 20,950 21,950 22,000, हाँ 21,950 22,000, ये आपके लिए नए सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से 100 से 150 पॉइंट किसी भी वजह से कल फिर आपको नीचे मिले तो वहाँ एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पर आप होल्ड कीजिए और ऊपर के टारगेट दूंगा नहीं। खुला नीला आकाश है, आराम से स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लाइफ एंजॉय करते चले, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लाइफ एंजॉय करते चले। ये आपके लिए निफ्टी पर आए, क्योंकि धन के डेटा ऊपर कहीं है नहीं, रुकावट के डेटा कहीं दिखते तो वो दिखते हैं दीप कहाँ 22,500 के आसपास, यानी कि 300 पॉइंट के लिए अभी थोड़ी जगह है धीरे धीरे। तो इसलिए आपको बढ़िया ये कि 21,950 को बड़ा सपोर्ट समझ के खरीदारी में बने रहना है। फ्रेश करना चाहे, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, लेना चाहते हैं 150 पॉइंट नीचे खुलने पे और लेने की ताकत है और मन करे और लूंगा, बजाय इसके कि मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूं, तो अभी भी लेके जाइए, अभी भी लेकर जाइए। हाँ, नहीं तो फिर आप 20,950 पे 21 पे कल मिले तो 22,000 पे मिले, 21,950 भाई यार, ये 20-21 में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, समझ गए ना 950। हाँ हाँ ठीक है, बोलूँगा भी, हाँ ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के याद से दीप देखें तो डे हाई पर ये भी बंद हो रहा है, 48,200 पे आ गया है। देखो बैंक निफ्टी भी डे हाई पर बंद हो रहा है। अपने क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम नो ट्रेड, नया नहीं लेके जाएंगे। वैसे 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया, फिर भी किसी को खरीदना है तो एक कंडीशन भी कि 48,000 कल मिले तो थोड़ा और ऐड करेंगे। ऊपर का टारगेट जो है 48,275, 325, 450, 500 तक के टारगेट के लिए है। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर आप मुझे पूछेंगे तो कंफर्ट निफ्टी में ज़्यादा है खरीदारी करने के लिए। आज से बैंक निफ्टी पोजीशन है तो होल्ड कर लीजिए। अगर आपके शॉर्ट है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में है, तो कोई अलग से आपको इन्विटेशन देने घर पर नहीं आएगा कि प्लीज़ आप शॉर्ट काट लें, आप खुद ही समझ के काट लीजिए। शॉर्ट रहने में न समझदारी है न कोई मतलब वाली बात है। रोज़ आप 100-200 ऊपर करते जाएंगे और फिर आप जब काटेंगे तभी टॉप बनेगा। सो अगर आपको लगता है कि मार्केट का आप टॉप बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट काट लें, और अगर आपको लगता है नहीं मार्केट का टॉप अभी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा और बढ़ना चाहिए, तो अपने शॉर्ट में बने रहें। अच्छा मतलब शॉर्ट तो नुकसान भी करेगा और उसमें कोई डाउट ही नहीं। और आशीष जी मेरी इस बात से सहमत होंगे बिल्कुल, लेकिन मैं उनसे विशेष टिप्पणी भी ले सकता था, लेकिन आशीष जी थोड़ा सा समय कम है, बैन से बेनिफिट आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी की जगह आशीष जी से बात कर लेते हैं। बताएं आशीष, रिकॉर्ड तो आपने बना दिया? रिकॉर्ड बना दिया सर, 6 साल का रिकॉर्ड है। वाह। और कल भी ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड बना ही रहेगा, क्योंकि 6 साल का रिकॉर्ड मतलब आपके जी बिजनेस में आने के बाद का रिकॉर्ड है ये हाईएस्ट। हाँ ये हाईएस्ट। वाह, बधाइयाँ मतलब क्या बात है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई है। वही गया, वेरी गुड। 2018 के बाद का। हाँ सर। बताए आज क्या है सीन? आज सीन सर ऐसा है कि एक स्टॉक बाहर निकल रहा है नाल्को, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पर है, 80.07% है, 80% करीब आई गया। 6 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। एंट्री करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक दे रहा है बायोकॉन, जहां पर अब थोड़ी देर में ही पोजीशंस बनी है। पहले 94-95 के आसपास चल रहा था, अब 96.3% है प्रिसाइजली। तो बायोकॉन ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। स्टॉक आपको बैन में दिख सकता है। ये बैन में एंट्री करेगा तो बाहर निकलेगा। नाल्को 80% है यहाँ पर। ओके 80% यहाँ पर बायोकॉन में पोजीशन, नाल्को में निकल भी सकता है, घुस भी सकता। बायोकॉन घुस जाएगा। बायोकॉन 96 है, स्टॉक चला भी आज 2.5-3%। बीच में एक दिन भी इसने गर्मी दिखाई थी, मेरे ख्याल से 300 के आसपास पहुंचा था, नहीं 292-93 पहुंचा था, फिर ठंडा हो गया। चलो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी बस वो उस पर राय लेना चाहता था कि जो लोग शॉर्ट हैं उनके लिए क्या आपकी अमूल्य बहुमूल्य सा कॉफ़ी बन रही है, पीछे कॉफ़ी की आवाज़ आई आपके? अनिल जी आपने इतना सही पकड़ा है ना, मैं इसीलिए थोड़ा सा मतलब बिल्कुल जो खुश हो रहा था और जो हंस रहा था, इसीलिए कि आपने जो मतलब एक ना बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है कि हो क्या रहा है। इंडेक्स वाले अनिल जी जिनको अगर ये बोलो ना कि कवर कर लो, कवर करना नहीं है, स्प्रेड बना लो, तो स्प्रेड में इंटरेस्ट नहीं आता। उनको तो चाहिए कि मतलब 500 पॉइंट निफ्टी घटे और सीधा का सीधा उनके लिए घट जाए तो ही वो कवर करेंगे, और तो भी शायद ना करें। अनिल जी यही प्रॉब्लम है, ये तो शॉर्ट वाले हैं ना। और अभी अनिल जी जो बीच बीच में डिप आता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि वैसे मार्केट में डिप नहीं है, ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं ये डिप भी वही लेके आते हैं कि इनको फंसने के लिए आता है।
और अनिल जी ऑप्शन सेलर का तो हाल देखो, चाहे वो पुट बेच ले या कॉल बेच ले, ओवरनाइट क्या क्या हो रहा है। और अनिल जी ये देखिए कि एक तो ओवरनाइट 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलता है, उसके बाद लगता है ना कि कुछ जोड़ तोड़ करे, वो 100 खुल के 200 बंद होता है। तो अनिल जी किसी के हाथ में ही नहीं आ रहा। मैं बार बार इतने महीनों से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन सेलर्स का पूरा मॉडल चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी रीरिटन। और जो आपने बोला अनिल जी, मेरे को उसीलिए म्यूजिक लग रहा था कि ये बात हम अक्सर पिछले दिनों में कई बार रिपीट कर चुके हैं, और वही चीज आपने बोली तो ऐसे लगा जैसे मन की बात कर रही हो। की बात तो मोदी जी करते हैं, मैं तो खाली ऐसा बता रहा हूँ। लेकिन आशीष जी एक चीज़ आपको बता दूँ, आपकी यू आर इन थैंकलेस जॉब एक्चुअली। पूछिए क्यों? अनिल जी तो पता ही है हमारी जॉब ऐसी है ही है। अच्छा, पता है ऑलरेडी, फिर भी थोड़ा सा और बता दो। देखो, जब मंदी होती है तो आशु जी को तेजी करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। उनको लगता है कि आशु जी की वजह से ही मंदी हो रही है, ठीक है। अच्छा, बाकी 6 लोग मुस्कुराए आशु जी पैनल पे। ये आ रहे हैं सब बजट पे ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, खाली आप शायद ना देख पाए पूरी विंडो, मेरा काम है आपको बताने का। 6 लोग मुस्कुराए इस स्टेटमेंट पे। अच्छा, जब अब तेजी हो रही है तो मंदी वाले सोच रहे हैं कि आशु जी तो सपोर्ट करेंगे, आशु जी कर नहीं रहे, और ऊपर से आशु जी ये बोले जब तुम शॉर्ट काटोगे उसी दिन टॉप बनेगा। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊँ, आशु जी से कोई पूछो अगर, आशु जी बोले मैं 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट से लगातार तेजी बोल रहा हूँ, एक तरफा तेजी बोल रहा हूँ, काट लो, बीच में कोई 100-200 ऊपर नीचे हो जाए एक अलग बात है। आशु जी को 5 बार पूछा, ये क्या करूँ, काटूँ? आशु जी काट लूँ, नहीं यार ठीक है देखता हूँ। आशु जी ने बोला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं बार आशु जी बोलेंगे, 5वीं बार भी आशु जी बोलेंगे देख 1000 पॉइंट बढ़ेगा, काट लो। और 5वीं बार जब काटेगा तब बनेगा टॉप, और फिर वो कहेगा आशु जी ने फंसवा दिया। तब बोलेगा आशु जी ने फंसवा दिया। आशु जी आपने बोल दिया है, आशु जी सही है। अनिल जी आपके ऊपर चला गया। एग्जैक्टली, तो ये है इस खेल की विडम्बना ना। चलिए आइए, आखिरी 1 मिनट बचा है, दीप बताएं क्लोजिंग सेरेमनी। बढ़िया एक्शन रहा है अनिल जी, नए रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बाजार बना रहा है। जो फ्राइडे को ब्रेकआउट आया उसको आज हमने कंटिन्यू किया है, 22,100 के ऊपर पहली बार गया है, और प्रोविजनल क्लोजिंग तो एटलीस्ट 22,100 के ऊपर ही आने की तैयारी में है। नए हाई से भी बस 150 पॉइंट दूर अब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है 48,225 के आसपास। सेंसेक्स 73 के 1000 के ऊपर पहले गया भैया, 73,400 के आसपास ये भी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। विप्रो आज का स्टार है, हालांकि दिन की ऊंचाई से 8% नीचे है, फिर भी आपको 6% ऊपर बंद होते दिख रहा है। एचसीएल टेक भी नतीजों के बाद 3% ऊपर। इन्फी टीसीएस में लगातार दूसरे दिन बड़ी खरीदारी आई है। पार्टिसिपेशन ओएनजीसी ने दिखाया है। एचडीएफसी बैंक कल नतीजों से पहले ये एक्टिव है। भारती एयरटेल, वोडाफोन, इंडस टावर, सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी सहयोग था, आज सुबह एक्शन में नहीं था, बट उसके बाद तेजी आई, 1.5% ऊपर है 3-4 दिन से, इसमें भी अच्छा एक्शन आ रहा है। एचयूएल में भी आपने बड़ी खरीदारी देखी है, तो बाजार के लगभग सारे दिग्गजों का आज सपोर्ट आपको दिखा है। एचडीएफसी लाइफ आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, नतीजों के बाद थोड़ी नेगेटिव ब्रोकर रिपोर्ट्स आई हैं। बजाज फाइनेंस पर प्रेशर था, टाटा कंज्यूमर डील के बाद है। आयशर, ग्रासिम, एलएनटी, अदानी एंटरप्राइजेज और टाटा मोटर्स, यहां पर भी आपने नरमी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन यहां पर आपने देखा है। ऑरेकल फाइनेंशियल से न्यू ईयर पिक भी है आपका, 8-8.5% ऊपर। पॉलीकैब में लगातार दूसरे दिन बाउंस बैक है, 5% की तेजी। फार्मा की तरफ से अच्छा योगदान आया था। औरो, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क अच्छी खरीदारी ये दिखाते हुए गए हैं। बीईएल इसमें अच्छा एक्शन था, बीएचईएल में अच्छा एक्शन आपने देखा है। साथ ही नैल्को में खरीदारी थी। सिटी यूनियन बैंक कुणाल जी का पिक ऑफ द वीक भी था, अच्छी खरीदारी आई। इंडियन होटल्स ये भी काफी एक्टिव हो रहा है। वीकनेस एक्साइड में थी, सन टीवी, डिक्सन, टीवीएस मोटर्स, डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, गोदरेज कंज्यूमर, आईसीआईसीआई प्रू और पीवीआर आइनॉक्स फिसले हैं। ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन था, 1% ऊपर मिड कैप, 0.5% ऊपर स्मॉल कैप, बट लार्ज कैप्स का आज दिन था सर, 1% ऊपर आपकी सारी फ्रंटलाइन इंडेक्सेस बंद हो रही हैं। जबरदस्त शुरुआत हुई है इस लंबे हफ्ते की, 6 दिन हमें काम करना है। पहले दिन आपने बढ़िया एक्शन देखा है, नए रिकॉर्ड्स पर क्लोजिंग हो रही है भारतीय बाजारों की। 22,100 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज आया है अनिल निफ्टी का भी। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग का करें इंतजार, थोड़ी देर में आपको आती हुई दिखेगी। तब तक बात 22,110 2110, क्या बात है व्हाट। और 801 पॉइंट लिफाफा लेवल ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स प्रोविजनल क्लोजिंग पर ही सही, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बेहतर क्लोजिंग आती हुई दिखी है। फाइनल क्लोजिंग 202 नॉट आउट, 22,097 पर निफ्टी बंद होता हुआ, 759 पॉइंट सेंसेक्स बंद होता हुआ ऊपर, 73,327 पर लाइफ हाई पर, ये भी 48,158 पर बंद होता हुआ है। वही जो सेलिंग रेंज थी दीप हमारे 48,150 48,350 बंद में एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है, देखिए है ना।
448 पॉइंट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने भी बनाया है नया रिकॉर्ड। अच्छी तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स बंद होते हुए दिखे हैं। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु गुप्ता साहब और सिद्धार्थ जी का और आशीष सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से आपको धन्यवाद।